हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे यूपी पीसीएस के मेंस की क्लासेस में जीएस 1 के तहत आर्ट एंड कल्चर को। तो यहाँ से हम आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर लिया है। 5-5 वीडियोज़ में वो कवर हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों में से जिनका भी एग्ज़ाम 2025 में है, वो लोग अगर नहीं उसको फॉलो किए तो जाकर जरूर कर लो। मात्र 2 से ढाई घंटे में आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आपका सोसाइटी दोनों कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका एग्ज़ाम 2026 में भी है, वो लोग भी प्रॉपर यहाँ से तैयारी करके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। और जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग एथिक्स जीएस 5-6 के भी कंप्लीट लेक्चर हो चुके हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर फॉलो कर लो। तो हम आज से आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे और ये जो आर्ट एंड कल्चर के जो हमारे लेक्चर रहने वाले हैं, ये ना सिर्फ मतलब आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे, बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन अदर पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर से इतर, उनको भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसीलिए हमारे जो नोट्स रहेंगे, नोट्स हमने रेडी करे, वो शुरुआत में मतलब हमने कालक्रम वाइज अटेंड किया। जैसे हमने एक एक काल उठाया है और उस काल से जुड़ी हुई सारी घटनाओं को देखा है और हमारे फोकस में आर्ट एंड कल्चर वाले सारे बिंदु रहेंगे, ठीक है। जिसमें मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब तो गुप्त काल के बाद से अच्छे से शुरू हुई, तो उसको देखेंगे। उससे पहले हम समाज को पढ़ेंगे, साहित्य को देखेंगे, उनके शिक्षा को, उनका जीवन कैसा था, धार्मिकता उस समय कैसी व्याप्त थी, इस तरह का कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। और हर एक काल को हमने ये भी देखेंगे कि उस समय का जो काल था, जैसे हड़प्पा काल था, तो उसका आधुनिक भारत या वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसको देखेंगे। आधुनिक भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको देखते हुए मतलब 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे एक एक काल को उठाकर। इस तरह से हम इस नोट्स को रेडी करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर और जितना एंशिएंट वगैरह से रिलेटेड और टॉपिक बन सकता है सबको देखेंगे, ठीक है। तो लगभग आर्ट एंड कल्चर में 4 लेक्चर आएंगे, मतलब 4 वीडियोज आपको मिलेंगी 30 मिनट के आसपास की, आधे घंटे के आसपास की। तो और उन 4 लेक्चर में हम कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारा मेन मास्टर ग्रुप है, जिस पे आपको नोट्स वगैरह कंप्लीट मिल रहे हैं, तो उस पे जो है इसकी जो पीडीएफ है कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर की जो नोट्स है, वो आपको आज लेट नाइट जो है रात में सेंड कर दी जाएगी आपके ग्रुप पे। तो आप कंप्लीट एक साथ चाहो तो पीडीएफ निकलवा के पढ़ लेना, या फिर आप लोग ऐसे पढ़ लेना। और बाकी क्लासेज जो है वो भी कल तक आराम से कवर हो जाएंगी, कल या परसों तक, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम एक दिन लेंगे, आपको 1 से 2 दिन में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे। और उसके बाद फिर जो मेजर चंक बचेगा जीएस 1 में, वो सिर्फ ज्योग्राफी को बचेगा। तो उसको हम कंटिन्यूअस मतलब एक एक दो लेक्चर रोज देखते रहेंगे और फिर हम मूव कर जाएंगे जीएस 2 में या जीएस 3 में, जिसको भी शुरू करना रहेगा। तो इस तरीके से हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी। और अब हम चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से साझा करनी, ये उन लोगों के लिए जो हमारे मेंस मास्टर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनको कंप्लीट जीएस 1 से 6 तक प्लस एसए के मटेरियल दिए जा रहे हैं। अब आप लोगों के ग्रुप पे ना मतलब एग्ज़ाम, तो जिनका भी एग्ज़ाम है, खासकर 25 वाले, वो लोग जैसे मैंने 15 एस्से जो हैं आपको वो प्रोवाइड कर रखे हैं, लिस्ट दे रखी, वो 15 एस्से आपको ज़रूर रेडी करके जाना है। तो आप लोगों को शुरुआत के जो 3 एस्से हैं साहित्य से रिलेटेड, उनका कंटेंट आपको दे दिया गया है, 2 एस्से की वीडियोस भी दे दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब जो चौथा एस्से है हमारा, उसको अब आपको दिया जाएगा मतलब ग्रुप पे, और आपसे कहा जाएगा कि आप लोग लिखो उस पर, क्योंकि प्रैक्टिस करके आप लोग सबमिट करो वहाँ पे, ठीक है। फिर मैं उसको रिटर्न मतलब मैं राइट करके उसको दे दूंगा आप सबको। और उसके अलावा अभी मैं प्लान कर रहा हूँ लगभग 25 फरवरी के आसपास से आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, या एटलीस्ट कम से कम कैसे इंट्रो अच्छा लिखा जाए, कैसे कंक्लूजन अच्छा किया जाए, 25 के बाद से मैं मतलब एक तरह से कम डेली 3 क्वेश्चन की फ्रेमिंग या क्वेश्चन के आंसर्स वो सब कंप्लीट करके आपको दूं अच्छे से। तो ये सब भी मैं 25 के बाद से शुरू कर दूंगा, पैरेलल में मतलब चीज़ें चलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और अंत तक पूरी क्लास देखा करिए। नए लोग होते चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लेलिस्ट, इस चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेलिस्ट सेव कर लिया करो, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जितना इसमें दिया जा रहा है उतना आपको याद रखना, एग्जाम में लिखने के काम आएगा। नंबर 1 हम यहीं से शुरुआत करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल का वो सब जो परिभाषा होता है कि हाँ इसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है,
ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए, जैसे हड़प्पा वगैरह। फिर ऐतिहासिक काल आता है जो वैदिक काल से शुरू होता है, जिसके लिखित साक्ष्य होते हैं और वो पढ़े भी जाते हैं। तो वो सब बेसिक बेसिक हम प्रीलिम्स के लेवल पे देखते हैं। इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी वो देखो। प्रागैतिहासिक काल वही युग होता है जिसको हम 3 पाषाण काल में, स्टोन एरा में बांटते हैं। तो प्रस्तर युग होता है जिसमें पत्थरों से बनी हुई चीजें, और मेनली पत्थरों से ही यूज होता है, कोई भी अन्य धातु प्रकार का ज्ञान इनको नहीं हुआ था। तो पत्थर के हथियार ये लोग यूज करते थे। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे गुफा चित्र का पूछा जाए तो भीम बैठका का जो गुफा चित्र है वो इसके मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल में लिखे जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल का गुफा चित्र में भीम बैठका के चित्र रहेंगे। जानवरों को पालते थे ये लोग और घुमंतु या खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। जानवरों को पालते थे और फिर इधर उधर जा करके घूमते रहते थे, बसते रहते थे। जहाँ पे इनको भोजन मिल जाता था वहाँ पे बस जाते थे। और यही मेन रीजन है कि इनका जो घुमंतु खानाबदोश जीवन था, इस कारण इस काल में किसी भी प्रकार की कला जो है वो विकसित नहीं हो पाई थी। और इनका जो जीवन था वो एक तरह का कैसा जीवन था, एक तरह का शिकारी जीवन था। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको प्रागैतिहासिक काल में आर्ट एंड कल्चर की तरफ से याद रखने हैं। नेक्स्ट चलेंगे। देखो इन्हीं सबके अलग अलग रूप होते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण में किसी भी तरह की कला और उस तरह का कोई मतलब खास यूज नहीं हो पाया था। और अगर आपको इसको जो हमने आपको GS 5 का लेक्चर दिया था, अब आपको उससे रिलेट करना होगा। वहाँ पे आपने अगर रिवीजन करा होगा, क्लास देखी होगी तो देखा होगा हमने बहुत डिटेल में आपको सारे काल कराए थे और उसकी जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें थी करा दी गई थी। तो बार बार उसको रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसमें हमने हालांकि स्थल देखे थे, क्योंकि GS 5 में आपका जो सिलेबस है वो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण कालीन स्थल पे बात की गई थी, ठीक है। तो अभी हम अपनी क्लास को थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे तो चीज़ें टू द पॉइंट देखेंगे। अभी मैं बातचीत थोड़ा ज़्यादा कर ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में चीज़ें परिवर्तित हुई और इसमें थोड़ा थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर कला का विकास होने लगा, इसलिए कुछ चीज़ें देखेंगे। कारण क्या था? आग की खोज हो गई थी, स्थायी जीवन इनका बसने लगा था। क्यों? क्योंकि कृषि की शुरुआत हो गई थी और कृषि करने के लिए आपको स्थायी रूप से बसना ही पड़ेगा, बस्तियां बसानी ही पड़ेंगी। और पालतू पशु थे, मतलब पशुओं को पाला जाने लगा था और कृषि की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि स्थायी जीवन इनका शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं समृद्धि आने लगी थी। और आपको पता है ये कला हमेशा समृद्धि में ही विकसित होती है। और जैसे ही समृद्धि आएगी तो पेंटिंग्स की शुरुआत हो गई थी। और पेंटिंग की शुरुआत में जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था भीमबेटका, ठीक है। प्रागैतिहासिक में भीमबेटका बताया था। प्रागैतिहासिक के 3 काल थे ना, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। तो पुरा और मध्य में कुछ खास नहीं था, ये नव पाषाण काल में ही था। यहाँ पे स्पेन क्यों लिख दिया गया है? ये इसलिए लिख दिया गया है कि उसी दौरान, मतलब उसी कालक्रम में स्पेन में भी पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। ये इंटरनेशनल जो कंट्री है उससे आप तुलना करके अगर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि आपने होलिस्टिक अप्रोच में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो बस तुलना करनी कि भारत में भीमबेटका और स्पेन में जो पेंटिंग्स मिली है उनके साक्ष्य एक साथ मिलते हैं, ठीक है। अब भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली है उसमें 3 बातों का याद रखना कि शिकारी जीवन को दर्शाया गया है, हाथ से चित्रों को बनाया गया है और प्राकृतिक चित्र। प्राकृतिक मतलब वही पेड़ पौधे, पत्तियां, तितलियां नहीं, पक्षी, ये सब चीजें जो हैं वो दर्शाएगी। तो शिकारी जीवन, हाथ से बने चित्र और प्राकृतिक चित्र, ये सब भीमबेटका की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये आपका हो गया नव पाषाण काल। टू द पॉइंट चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल का कालक्रम याद रखिएगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व का कालक्रम था। ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या, मैंने भी आपको बताया था कि इसका लिखित इतिहास मौजूद तो है लेकिन वो अब तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ये इस तरह की लाइन आप इंट्रो में डाल सकते हो। एक तो ये लाइन डाल के बता दोगे कि हड़प्पा काल जो है वो ऐतिहासिक सभ्यता है जिसके लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध हैं लेकिन वो अब तक पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। दूसरी लाइन आप उसी में लिखोगे कि यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। आप पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे हड़प्पा काल का जीवन, उसकी शिक्षा, उसका समाज कैसा कहता था। तो हड़प्पा काल का अगर जीवन देखें तो इनका जीवन नगरीय जीवन था, यानी इनकी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। याद रखें ये अर्बन मतलब सिटीजन थे हड़प्पा काल में, ठीक है। अर्बन प्लानिंग होती थी हड़प्पा काल में। और इनका व्यापार नेटवर्क बहुत ही उच्च था। शिक्षा, समाज, वास्तुकला, वैज्ञानिक पद्धति, इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत ही उत्कृष्ट थे, ठीक है। तो इनका जीवन ओवरऑल मतलब बहुत ही अर्बन वेल प्लान्ड सिटीज़ के माध्यम से, तो हर चीज़ें इनकी जो थी वो वेल प्लान्ड और बहुत अच्छे तरीके से थी। ये कुछ बातें हैं जो आप एग्जाम में अपने लिखना। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा की अगर बात करेंगे तो 400 से ज़्यादा प्रतीकों वाली लिपि है जो मोहरों, मिट्टी के बर्तन आदि पर पाई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी पढ़ी लिखी इनका समाज था।
स्किल डेवलपमेंट इनमें मतलब उस समय बहुत हाई था। आप कौशल विकास लिखना, उस समय बहुत उच्च था, क्योंकि कौशल विकास नहीं होता तो जिस तरह की ग्रिड प्रणाली और वो सब नहरों का जाल और जो जिस तरह के घर वगैरह बनाए गए थे वो सब कहीं ना कहीं स्किल से ही आता है। ठीक है। अनौपचारिक व व्यवहारिक शिक्षा थी, व्यापार, शिल्प और कृषि पर केंद्रित शिक्षा थी। मानकीकृत प्रणाली थी, वजन, माप और ईंट के आकार में एकरूपता होना कहीं ना कहीं मानकीकृत प्रणाली को दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें आप शिक्षा वाले उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे समाज। समाज हमारा, समाज मतलब कैसा था, तो नगरी समाज था। एग्जाम्पल अगर लिखना हो, अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट उठाएंगे। नगरी समाज एग्जाम्पल कैसा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये नगरी समाज है। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अगर आपसे विशेषताएं पूछ ले तो इधर देखो मैंने लिख दिया है एक बॉक्स में बंद करके कि उन्नत शहरी नियोजन था। ठीक है, मतलब उन्नत शहरी नियोजन था। जो अर्बन प्लानिंग थी वो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट टाइप की थी। ग्रिड लेआउट सिस्टम था, जल निकासी प्रणाली बहुत उच्च थी और सार्वजनिक स्नानागार भी बहुत ही मतलब बड़ा पाए गए हैं। ये कहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो चाहे आपसे हड़प्पा सभ्यता की नगरी समाज पे टिप्पणी पूछे तो ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर स्पेसिफिक नाम दे के मोहनजोदड़ो या हड़प्पा पूछे तो भी सेम चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा समाज पे जाएंगे, मतलब समाज के प्रकारों में नगरी समाज दूसरा होगा वर्ग विभाजन इसमें था। कैसा वर्ग विभाजन था, तो देखो ये बना है ऊपरी शहर और निचला शहर। मतलब शहर दो रूपों में बटा था, एक तो ऊपरी शहर और निचला शहर, मतलब ऊपरी वाले हिस्से पे और निचले वाले हिस्से में रहते थे। ठीक है, जो ज्योग्राफी थी वो इस तरीके से शहर था। ये नीचे वाले लोग थे, ऊपर वाले। तो ऊपर जो लोग रहते थे वो संभ्रांत वर्ग के लोग रहते थे। संभ्रांत वर्ग मतलब अभिजात वर्ग के लोग, जो ज़्यादा आज के समय में जो ज़्यादा पैसा वाला है। तो जो एलिट क्लास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी ऊपरी वाली जो भाग है इसमें रहते थे। और जो निचला शहर था इसमें सामान्य जन हेतु था, यानी कि जो नॉर्मल आम जन होते हैं वो लोग रहते थे। सिंपल सा है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे धार्मिक प्रथाओं में कला में, धार्मिक प्रथाओं एवं कला में महिलाओं की भूमिका बहुत ही उच्च थी। और इसका एग्जाम्पल देखना है तो देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है। व्यापार और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वाणिज्योन्मुख समाज था, यानी कि कमर्स और वाणिज्य व्यापार जो था वो बहुत अच्छा था। मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी तक विस्तृत था। मेसोपोटामिया, मध्य एशिया एवं फारस की खाड़ी तक जो व्यापार है वो विकसित था। ये सारे पॉइंट्स डाल के आना आप लोग एग्जाम्पल में। ठीक है, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्योन्मुख समाज, और उसके बाद ये एग्जाम्पल में डालोगे। मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, फारस की खाड़ी तक हड़प्पा काल का व्यापार जो था वो विकसित था। नेक्स्ट है मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और मातृ देवी की जो मूर्ति है वो उर्वरता की देवी के रूप में पूजी जाती थी। ये आपको लिखना है। तो यानी कि महिलाओं का स्थान भी इस काल में काफ़ी अच्छा था, ये आप लिख सकते हो। तो ये समाज हमने देख लिया, और इतना भी अगर आपको याद रहेगा जितना इस डायग्राम में बना हुआ तो आप अच्छा आंसर हड़प्पा काल पे लिख पाओगे। नेक्स्ट है साहित्य। तो हड़प्पा काल का साहित्य कैसा है, चूंकि पढ़ा तो गया नहीं है तो वही है। लिपि बहुत ही मतलब उत्कृष्ट लिपि है, क्योंकि 400 से अधिक प्रतीक, मतलब जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर हैं और इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर हैं, ये लोग अभी मतलब 55 और इधर 26 लेटर से ऊपर, और इसमें देखो 400 अलग प्रकार के लेटर्स मिले हैं इस लिपि में। कभी ये लिपि पढ़ी जाएगी तो कितनी उत्कृष्ट होगी, तो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। हालांकि अभी तक अपठनीय है वो चीज़ लिखी गई है। प्रोटो लेखन शैली है, इसको प्रोटो लेखन शैली कहा गया है, जो संभवतः व्यापार, प्रशासन एवं धार्मिक उद्देश्यों में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, इस शैली का जिक्र जरूर करना, प्रोटो लेखन शैली। बहुत सारे लोग नहीं लिख के आएंगे। ठीक है, कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं, उदाहरण देखना हो तो मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर बहुत अलग अलग तरह की कलात्मक कृतियां जो हैं वो उकेरी गई हैं। ठीक है, नाटक एवं प्रदर्शन कला है, उदाहरण देखना हो तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति है वो भी इस चीज को प्रदर्शित करती है। तो देखो ये होते हैं आपके मेन सब पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट होते हैं, और इसके ये जो एग्जाम्पल और ये सब होते हैं, ये आप जो पॉइंट लिख रहे हो उस बात को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो एक एक उदाहरण जरूर देना रहता है हर सब पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका साहित्य हड़प्पा काल का, भी हम हड़प्पा ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे संगीत। तो संगीत अगर पूछे तो वही है, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं तो बांसुरी, खड़खड़ाहट और ड्रम, ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र मिले हैं। तो औपचारिक भूमिका इनकी जो थी वो संभवतः धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में ही होती थी। तो जब धार्मिक कोई कार्य होता था या सामाजिक अनुष्ठान होता था उसी में ये बांसुरी, खड़खड़ाहट और ड्रम बजाया जाता। खड़खड़ाहट वो जो आज के समय में दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है वो होता है, बस आप लिख देना, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे वास्तुकला, यानी कि आर्किटेक्चर कैसा था इसका, हड़प्पा काल का आर्किटेक्चर। तो अगर हड़प्पा काल का हम आर्किटेक्चर देखें तो जो पॉइंट इसमें टू द पॉइंट चीज़ें कुछ लिखी गई हैं, इतना ही आपको याद रखना और इतना ही एग्जाम में लिख दोगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। शहरी नियोजन एवं ग्रिड प्रणाली थी। ग्रिड प्रणाली मतलब
मतलब इस तरीके से चीजें ऐसे बटी हुई थी। आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, आवासीय एवं सार्वजनिक भवन, ये इसका एग्जाम्पल देखना हो आपको तो हड़प्पा में देखो, उदाहरण देखना हो तो ये आयताकार मतलब थे, ठीक है। मिट्टी एवं पकी ईंटों, मानकीकृत साइज मतलब एक साइज की ईंटें थी, छतें सपाट थी और 2 मंजिला इमारतें थी। मतलब ये सब चीजें जो है एक दो बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी, लिख दोगे आराम से। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता उच्च थी, उदाहरण देखना हो तो धौलावीरा में जो जलाशय व कुंड प्राप्त हुए, तो यही बात तो आप लिखोगे। जब आप जल प्रबंधन और स्वच्छता का एग्जाम्पल दोगे हड़प्पा काल का, तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा धौलावीरा के जलाशय एवं कुंड। घर की नाली एक बड़े नाले में खुलती थी। आज भी मतलब हमारे शहरों में, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों का आप देख लो, सीवर ट्रीटमेंट जो सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है। किलेबंदी एवं द्वार थे किलेबंदी एवं द्वार थे, उदाहरण अगर आपको देखना हो तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में लकड़ी एवं पत्थर का उपयोग होता था। अन्नागार मिला है, खाद्य सुरक्षा इससे सुनिश्चित होती। आज खाद्य सुरक्षा की कितनी बातें होती, तो खाद्य सुरक्षा ही थी उस समय, जो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। कला एवं सजावट की बात करें तो टेराकोटा की मूर्तियां, मोहरे जो प्राप्त हुई वो ज्यामिति पैटर्न पर कटी हुई हैं। तो ये सब चीजें आप आर्किटेक्चर में लिख सकते हो। प्लस अब देखें अगर वैज्ञानिक विकास की बात करें, हड़प्पा काल में वैज्ञानिक विकास क्या 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 था, तो शहरी इंजीनियरिंग थी, उदाहरण अगर देखना हो तो बहुमंजिला इमारतें, उन्नत जल निकासी, ग्रिड प्रणाली, तो ये सारी चीजें जो थी शहरी इंजीनियरिंग, ठीक है। अर्बन इंजीनियरिंग थी, बहुमंजिला इमारतें बनती थी, उन्नत जल निकासी थी, ग्रिड प्रणाली थी, ठीक है। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया, अर्बन फ्लड निष्कर्ष में, अर्बन फ्लड पे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, GS3 में आया या फिर GS1 में भी है, सोसाइटी के तहत आए, तो अर्बन फ्लड में ये GS3 में आएगा, तो आप इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो निष्कर्ष में कि हड़प्पा सभ्यता की उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से हम लोग सीख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वजन एवं माप, ये अभी मैंने देखा मानकीकृत थे। धातु कर्म, तांबा कांसा सोना चांदी के औजार एवं आभूषण होते थे। कृषि की बात करें तो उन्नत कृषि थी, सिंचाई एवं फसल चक्र, गेहूं जौ कपास ये सब। चिकित्सा की बात करें तो औषधि पौधा का ज्ञान था इनको। खगोल शास्त्र की बात करें तो आकाशीय पैटर्न, शहरों के सटीक संरेखण, कैलेंडर, ये सब इनके ज्ञात होते थे। तो ये कुछ वैज्ञानिक विकास में चीजें लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक काल पर हड़प्पा काल का क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर ये पूछ ले कि हड़प्पा काल का आखिर आधुनिक काल पर क्या प्रभाव है, तो आप क्या लिखोगे। तो सिंपल सी चीजें हैं। शहरी नियोजन, अभी मैंने जो आपको बताया। सांस्कृतिक प्रतीक की बात करें तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह आज भी हिंदू रीति रिवाजों में यूज होता है, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा काल से निकला। कला एवं धर्म, व्यापार विरासत मिली, मारवाड़ी गुजराती आज भी उसी क्षेत्र में है जहाँ पे हड़प्पा काल था। तो मारवाड़ी कम्युनिटी जो है, गुजराती कम्युनिटी, जो जैन कम्युनिटी है पश्चिमी भारत में, ये सारी लोग मानी जाती है कि ये व्यापार वाणिज्य और ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति हैं ज़्यादातर। तो ये उसी ज्योग्राफिकल एरिया में है जहाँ पे हड़प्पा काल था, हड़प्पा मतलब संस्कृति थी। कृषि की बात करें तो गेहूं जौ कपास तब भी यहाँ पाया गया और आज भी होता है। भाषा की बात करें तो ब्राह्मी लिपि पर इसका प्रभाव है। आध्यात्मिकता, तो प्रोटो शिव मूर्ति एवं प्रकृति पूजा आज भी हमारे धर्म में है। प्रोटो शिव की मूर्ति जो आज भी भगवान शिव सबसे बड़े देवता हो गए हैं, इस तरह से चीजें लिख सकते हो। कला एवं शिल्प की बात करें, टेराकोटा आज भी फेमस है। गोरखपुर का टेराकोटा यूपी में कितना फेमस है। विविधता में एकता, ऐतिहासिक गौरव, तो ये सब आप लिख सकते हो कि आधुनिक काल पर हड़प्पा काल का प्रभाव। या ये पूछेगा हड़प्पा संस्कृति की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो आप ये कुछ पॉइंट लिख सकते हो। तो मैंने देखो क्या किया है, लगभग 8-9 पॉइंट आपको बताएं, लेकिन आपको अगर 4 से 5 भी अच्छे पॉइंट याद रहेंगे ये सारे, तो आप अच्छे से आंसर कर दोगे। 2-3 बार पढ़ोगे टू द पॉइंट, चीजें याद हो जाएंगी। अब लास्ट में हमने ये कुछ प्रोमिनेंट इतिहासकार, एक तो रोमिला थापर और एक इतिहासकार उपेंद्र सिंह, एंशिएंट हिस्ट्री पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इनकी बुक के सहित, जैसे रोमिला थापर ने लिखा है, इनकी बुक आई थी अर्ली इंडिया फ्रॉम ओरिजिन टू AD 13, मतलब 1300 AD में ये इनकी बुक थी रोमिला थापर की। इस बुक में इन्होंने लिखा, ये चीज को आप कहाँ लिख सकते हो निष्कर्ष में, कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे प्रारंभिक एवं उन्नत शहरी जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें इसकी उन्नत नगर संयोजना, जल निकासी प्रणाली एवं मानकीकृत वजन और माप शामिल हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई उसी को मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करके आपको लिख देना है निष्कर्ष में, अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर जो इतिहासकार है उनके अनुसार, ठीक है। तो इस तरह का इतिहासकार का नाम जिक्र करोगे तो आपको एक आधा नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा। फिर दूसरा निष्कर्ष इस तरह लिख सकते हो इतिहासकार उपेंद्र सिंह के शब्दों में, कि हड़प्पा शहरों में स्मारकी मंदिरों या महलों की अनुपस्थिति इसकी राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं की प्रकृति के बारे में दिलचस्प सवाल उठाती है, ठीक है। तो ये भी मतलब लिख सकते हो। ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं लगता मुझे, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, वो लिखना।
तो ये हमने हड़प्पा काल देख लिया। इसके बारे में कुछ भी पूछेगा आप, चाहे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या कुछ और, आप कंप्लीट चीजें लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम वैदिक काल पे आ गए और वैदिक काल को आज समाप्त करके इस क्लास को एंड करेंगे। वैदिक काल में देखेंगे क्या है, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लगभग रहा। अब हम डायरेक्ट चलेंगे। वैदिक काल आपको पता ये वो काल है, ये ऐतिहासिक काल यहीं से शुरू होता है जहाँ के हमारे पास लिखित साक्ष्य। वैदिक काल का समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था कैसी थी वैदिक काल में? ये काम कर्म आधारित थी। ठीक है, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा, जैसा कृष्ण जी ने बोला। ठीक है, गीता में बोला गया है। तो वर्ण व्यवस्था आधारित कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। और कठोर जाति व्यवस्था, यही वर्ण व्यवस्था जो थी बाद में कठोर जाति व्यवस्था बन गई, जो कि जन्म आधारित बनी। वर्तमान में जो हमारी जाति सिस्टम है, जो कास्टिज्म समाज में व्याप्त है, ये कहीं ना कहीं जन्म आधारित है। ठीक है, और यही है सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम की जड़। जो अस्पृश्यता, छुआछूत और जितने भी समाज में भेदभाव है, वो कहीं ना कहीं जब वर्ण व्यवस्था जो कि कर्म आधारित था, ये जब जन्म आधारित कठोर जाति व्यवस्था बन गई, यही इसकी आलोचना में भी आप पॉइंट लिख सकते हो। और ये पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। महिलाओं की अगर बात करें, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो याद रखिए ऋग्वैदिक काल में शिक्षा तक पहुंच इनकी थी। ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, उत्तर वैदिक की बात नहीं हो रही। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच थी। उदाहरण देखना हो तो गार्गी, मैत्रेयी और अपाला, इनका जिक्र आता है। परिवार की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार था और संयुक्त परिवार था। हालांकि जो महिलाएं होती थी वो अनुष्ठानों में भाग लेती थी। ग्रामीण समाज था और प्रारंभ में जनजाति एवं घुमंतु भी थे। ये आपको याद रखना है। जैसे हड़प्पा समाज हमने देखा वो नगरी था, लेकिन जो वैदिक समाज था वो कैसा था? वो ग्रामीण समाज था। तो 4 पॉइंट आपको लिखना, वर्ण व्यवस्था, महिलाएं, परिवार और ग्रामीण समाज। ये समाज में लिख सकते हो, मतलब सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ताना बाना, सामाजिक संरचना कैसी थी वैदिक काल में। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल का साहित्य। इस पे कई बार क्वेश्चन बना है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको वैदिक काल के साहित्य में लिख करके आनी है। ठीक है, नंबर 1 वेद। तो वेदों में 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद नंबर 1 आता है, प्रकृति देवता को ये समर्पित है। फिर सामवेद, ये मंत्र व धुन या संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद अनुष्ठान और बलिदान से रिलेटेड है। अथर्ववेद मंत्र, ताबीज, जादू, टोना टोटका, इनसे रिलेटेड है। तो वेदों में सब लिख के आना। दूसरा, ब्राह्मण एवं अरण्यक। तो अनुष्ठान और जो बलिदान होते हैं उन पर टिप्पणी इसमें की गई है। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण और अरण्यक के दोनों वेदों पर टीकाएं इस पर की गई। जैसे एक प्रमुख रचना कोई वेद है, उस पर कोई टीका लिख दिया जाए, ठीक है, उस पर टिप्पणी करते हुए, तो उसी को ब्राह्मण और अरण्यक कहा गया। तीसरा, उपनिषद। तो ब्रह्म एवं आत्मा आदि का जो तत्व मीमांसी विचार या ग्रंथ है वो उपनिषद है। ठीक है, तो साहित्य में आप 3 चीजों का जिक्र करोगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट है संगीत। तो सामवेद, आपको पता है भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति इसी सामवेद से मानी जाती है। वाद्य यंत्रों की बात करें तो वीणा, ड्रम, बांसुरी, झांझ, इन सबको मतलब ये सब वाद्य यंत्र थे उस समय। संगीत धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में होता था। संगीत में 3 पॉइंट लिखोगे। वास्तुकला की बात करें अगर वैदिक काल में, तो वास्तुकला अल्प विकसित थी। लकड़ी के बने होते थे। बांस, मिट्टी, फूस आदि की जो आर्किटेक्चर हैं वो क्रिएट किए जाते थे। धार्मिक स्थल एवं यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। तो ये सब आप वास्तुकला में लिखोगे। फिर वैज्ञानिक विकास की अगर बात करें वैदिक काल में, तो खगोल विज्ञान इस समय थोड़ा थोड़ा था। तो सूर्य, चंद्रमा एवं तारों का सटीक अनुमान लगाया जाता था। संक्रांति और विषुव जैसी अवधारणाएं व्याप्त थी। गणित की बात करें तो दशमलव, अनंत एवं शून्य, ये सब शून्य हालांकि बाद में गणित और दशमलव, अनंत जैसी बातें की जाने लगी थी। चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद, अथर्ववेद में हर्बल दवा एवं उपचार पद्धति का जिक्र मिलता है। कृषि की बात करें तो जुताई, सिंचाई और फसल चक्र आदि की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ वैज्ञानिक डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी इसकी, लेकिन अभी उतनी सटीकता नहीं आई थी। तो वो धीरे धीरे मौर्य काल और गुप्त काल में आएगी। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक भारतीय जीवन पर वैदिक काल का प्रभाव, या फिर ये पूछे कि वैदिक काल जो है उसका प्रासंगिकता क्या है, तो आप क्या लिखोगे। तो धर्म की बात अगर करें तो हिंदू धर्म के मूल विचार और अनुष्ठान कहीं ना कहीं वहां से आज भी प्रेरित हैं। समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था एवं ब्राह्मणवादी जो प्रभाव है वो भी उसी काल से प्रेरित है। दर्शन की बात करें तो वेदांतिक दर्शन, योग एवं ध्यान, आज जिस पर इतना जोर दिया जाता है, ये भी वहीं से प्रेरित है। भाषा की बात करें तो संस्कृत एवं आधुनिक भाषाओं एवं साहित्य पर इसका प्रभाव दिखता है। त्योहार एवं परंपराएं वहां से ली गई हैं। विज्ञान एवं गणित के भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। राजनीति की बात करें तो शासन में धर्म की अवधारणा जो है, जो रित की अवधारणा कही जाती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वहीं से ली गई है। रित आप समझते हैं क्या होता है? मतलब नैतिकता का जो चरमोत्कर्ष होता है वही रित होता है। फिलॉसफी में इसको बहुत अच्छे से कराया जाता है। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य पर मतलब इसमें
वैदिक काल में कहीं ना कहीं प्रकृति पूजा की बात करी गई, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य की बात की गई है। तो वर्तमान में आपको तुलना करना हो तो सतत जीवन शैली की बात होती है, एसडीजी जो है उनसे तुलना कर दीजिए, ये सब लिख के आना है, ठीक है। जो रित की अवधारणा है यही मतलब नैतिकता का चरमोत्कर्ष वाली बात होती है। जो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, इसका एग्जाम्पल लिखना, ये कहीं ना कहीं रित या नैतिकता का जो चरमोत्कर्ष है उसकी बात करता है। शासन में धर्म की अवधारणा, मतलब ऐसा कहा गया है कि शासन में धर्म होना चाहिए, धर्म में शासन ना हो, लेकिन देश में आजकल वर्तमान में उल्टा ही हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप प्रासंगिकता वगैरह में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चीज़ दिखाई है, आप देखो, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इसको अगर ना भी पूछे तो भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। वैदिक काल 2 भागों में डिवाइड था, ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक जो जीवन था, याद रखिए, वो जनजाति और घुमंतु था। इसमें महिलाओं की दशा जो अच्छी थी, राजा की दशा इसमें अच्छी नहीं थी, मतलब राजा को इतना उचित स्थान प्राप्त नहीं था। वाणिज्य, व्यापार और कृषि भी अच्छा नहीं था। उत्तर वैदिक की बात करें तो इसमें जीवन जो है वो घुमंतु ना होकर के स्थायी होने लगा था। या क्यों? क्योंकि कृषि बहुत अच्छे से होने लगी थी। महिलाओं का जीवन, याद रखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छा था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसमें महिलाओं का जीवन जो है वो उल्टा हो गया था, मतलब महिलाओं का जीवन बहुत ही खराब होने लगा था। राजा को इसमें मतलब ज़्यादा पावर मिलने लगी थी, तो ये याद रखिए। और वाणिज्य एवं कृषि ये भी विस्तार हो गया था इसका, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, अंतर हैं जो टू द पॉइंट आपको याद रखना है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे महाजनपद काल, और इसमें हम टू द पॉइंट चीज़ें देखेंगे। और ये मैं आपको महाजनपद काल जो है नेक्स्ट इसकी जो सेकंड क्लास आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगा। और लगभग 4 ही क्लास आएंगी, 4 क्लास में आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर दूंगा कल तक या फिर परसों से हम वर्ड हिस्ट्री कवर कर लेंगे, ठीक है। और जल्दी से मतलब इसको कवर कर लेंगे। बाकी आपको जो भी क्लासेस कैसी लगी हो, और अगर किसी को ये GS1 से कंप्लीट नोट्स, GS1 से 6 तक के और प्लस एसए का मटेरियल सारा कंप्लीट चाहिए, तो अभी भी टू द पॉइंट नोट्स लेकर आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। उसके लिए हमारा मेंस मास्टर ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, 7007656697, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपको बता दिया जाएगा कैसे ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। बाकी ये क्लास कैसे लगी, जो भी आपका फीडबैक हो, जैसा भी कुछ हो, आप लोग कमेंट करके बता देना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं अपने यूपीपीसीएस मेंस में GS1 के तहत आर्ट एंड कल्चर की सेकेंड क्लास को। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास इसकी प्रोवाइड कराई थी, और उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था महाजनपद काल तक। तो पहली वाली क्लास में हमने हड़प्पा काल को देखा था, और उसके साथ ही वैदिक काल को देखा था। उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट बन सकते थे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हो और चाहे वो आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, कंप्लीट हमने उसको वहाँ पे देख लिया था। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। ऐसी 2 क्लास आपकी और आएंगी, और उसमें हम आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 4 क्लासेस हैं, ठीक है। और वो सारी क्लासेस कल मिल जाएंगी, और कल आपका आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्योंकि मेंस की क्लासेस हैं, तो एक एक फैक्ट नहीं रखना है, ना ही ये चीज़ें जानना है कि आपको कितने महाजनपद थे, 16 के 16, कौन सा वर्तमान में किस राज्य में पड़ता, वो सब डिटेलिंग आपको नहीं जाननी है। यहाँ पे आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कालक्रम याद रखना है कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल रहा था। कब तक रहा था ये? अभी हम BC में ही चल रहे हैं, ईसा पूर्व में ही चल रहे हैं, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। तो कुल 16 महाजनपद थे, और इनकी जो जानकारी है, बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें इसका जिक्र मिलता है। ये सब बातें कालक्रम वाली बात हो गई। 16 महाजनपद थे, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। ये सब बातें आप इंट्रो में लिख सकते हो। और मगध जो है वो सबसे बड़ा महाजनपद था, और सबसे समृद्ध महाजनपद भी होता था। ये यहाँ पे महाजनपद जो टर्म है, याद रखिए, जैसे वर्तमान में जो स्टेट है, राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, ये उन सब के लिए यूज होता था, ठीक है। तो मगध जो था वो सबसे बड़ा महाजनपद था और सबसे समृद्ध भी था। एक क्वेश्चन अगर ये हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में बने तो कभी कभी यूपीएससी में बनता है, अभी तक यूपीपीएससी में नहीं बना है, कि मगध महाजनपद के समृद्ध होने का मुख्य रीजन क्या था, मगध इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बन गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो 4 कारण मैंने टू द पॉइंट लिख दिए हैं, आपको याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको मतलब भटकना ना पड़े, आपको याद रहे। तो मध्य गंगा के उपजाऊ मैदान में इसकी अवस्थिति थी। तो नंबर 1 क्या याद रखना है कि मध्य गंगा का जो उपजाऊ मैदान है, क्योंकि हमने आपको जब पढ़ाया GS6 कंप्लीट किया है, उसमें हमने कितना डिटेल में बताया चीज़ें, ठीक है, कि कैसे
सारी चीज़ें जो गंगा के निक्षेप लाती हैं जलोढ़ मृदा, वो बहुत मैदान उपजाऊ था और उसी के दौरान बीच में ही कहीं ना कहीं से ये जो मगध महाजनपद था इसकी उपस्थिति थी। और जब ये इतना उपजाऊ मैदान था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कृषि बहुत ही उन्नत किस्म की होती थी, इस वजह से ये सबसे समृद्ध बना। दूसरे, लौह अयस्क की उपलब्धता यहाँ पे बहुत अच्छी थी। तीसरे, विविधतापूर्ण समाज था, तो इसमें ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये सारे के सारे धर्म जो है वो फल फूल रहे थे, तो विविधतापूर्ण समाज होना। चौथा, दूरदर्शी व महत्वाकांक्षी शासक, तो इसके शासक भी जो आए वो दूरदर्शी रहे, महत्वाकांक्षी रहे। चक्रवर्ती सम्राट बनने की लालसा इनके अंदर रहती थी, उदाहरण देखना हो तो अशोक या फिर अजातशत्रु। इस तरह के ये कुछ कारण हैं जो इस बात की मतलब तस्दीक करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मगध जो है वो सबसे बड़ा और सबसे समृद्धशाली राज्य था। अब हम थोड़ा आर्ट एंड कल्चर वाले प्रोस्पेक्टिव पे चलेंगे और देखेंगे महाजनपद काल की शिक्षा क्या थी। तो शिक्षा व्यवस्था पे अगर महाजनपद काल पे क्वेश्चन आता तो नंबर 1 क्या लिखोगे आप? तक्षशिला महाविद्यालय। तो तक्षशिला महाविद्यालय, इसमें चिकित्सा की, कानून की, सैन्य, विज्ञान, दर्शन, इन सब की जो है शिक्षा मिलती थी। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, न्याय आदि आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है। समाज की बात करें अगर महाजनपद काल में तो समाज में आती है एक तो नंबर 1 राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना में क्या याद रखना है कि राजनीतिक संरचना में राजतंत्र भी था और कहीं कहीं पे गणतंत्र के भी लक्षण दिखाई देते हैं। राजतंत्र में मगध कौशल का एग्जाम्पल, गणतंत्र में वज्जी और मल्ल का एग्जाम्पल। ठीक है। वर्ण और जाति व्यवस्था थी महाजनपद काल में। महिलाएं जो थी इनकी भूमिका बहुत ही विविधतापूर्ण थी, कहीं पे तो अच्छी थी और कहीं पे अच्छी नहीं थी। शहरीकरण ठीक ठाक था। और महाजनपद काल के बारे में एक बात याद रखना, ये शहरीकरण के संक्रमण काल का दौर था, मतलब शहरीकरण इसमें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है। शहरीकरण, व्यापार अच्छा था। ठीक है। संपत्ति खूब होती थी और उदाहरण देखने हो तो पाटलिपुत्र, राजगृह और काशी। धार्मिक ग्रंथों की बात करें, कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ महाजनपद काल के दौरान रचे गए, तो बौद्ध अगर ग्रंथ देखें तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक एवं जातक कथाएं आ जाएंगी। जैन ग्रंथों में आगम ग्रंथ आते हैं। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की बात करें तो उसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण का मौलिक ग्रंथ है, उसके लिए ये फेमस है। महाकाव्य एवं कहानियां जैसे रामायण एवं महाभारत का मौखिक प्रसारण उस समय किया जाता था। तो ये 4 एग्जाम्पल, 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो धार्मिक ग्रंथों में। इसके अलावा नाटक एवं प्रदर्शन कलाएं भी होती थी, लेकिन याद रखिएगा महाजनपद काल में नाटक जो है वो औपचारिक नाटक विकसित नहीं हुए थे। कहानी कहने में नाटक की जड़ें समाहित होती, तो मतलब कहानी मेनली कहानी कही जाती थी और कहानी को कभी कभी ऐसा थोड़ा सा उसका अंश मिलता है कि वो नाटक के रूप में कहानियां कही जाती थी। नृत्य की बात करें तो धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों में नृत्य किया जाता था। नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाटक एवं प्रदर्शन कला की सैद्धांतिक नींव, इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीजें, नृत्य हो, नाटक हो, कहानी हो, ये सब चीजें धीरे धीरे इसकी नींव पड़ने लगी थी, लेकिन ये परिपक्व नहीं हुई थी महाजनपद काल तक। संगीत की बात करें अगर तो सामवेद, मंत्रों का वैदिक उच्चारण इसी सामवेद के तहत आता था। वाद्य यंत्रों की बात करें तो बांसुरी, ढोल, वीणा, झांझ, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है जो सब में लिख सकते हो। भूमिका की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठानों, राज दरबारों एवं सार्वजनिक मनोरंजन में संगीत का यूज होता था। ठीक है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर देखें तो शहरी नियोजन बहुत अच्छा था, उदाहरण देखना हो तो राजगृह का देखो आप। महल एवं किले देखें तो पाटलिपुत्र जो था प्रशासनिक एवं स्थापत्य का बहुत अच्छा केंद्र था। तो ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आपको अगर महाजनपद काल का आर्किटेक्चर पूछे तो शहरी नियोजन आप लिखोगे तो एग्जाम्पल जरूर लिखोगे इस तरह से। महल एवं किले लिखोगे तो एग्जाम्पल जरूर बताओगे ये सब चीजें, तभी आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। ये वैदिक काल का वैज्ञानिक विकास, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, महाजनपद काल का वैज्ञानिक विकास होना चाहिए क्योंकि वैदिक काल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। महाजनपद काल का वैज्ञानिक विकास यहाँ पे अगर पूछ ले कि वैज्ञानिक विकास उस समय विज्ञान की क्या अवस्था थी, विज्ञान कहाँ पे पहुंचा था, तो आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे। तो नंबर 1 लिखोगे गणित, तो इसमें ज्यामिति और अंकगणितीय अवधारणाएं आ गई थी। खगोल विज्ञान में कृषि और धार्मिक अनुष्ठान उसी के अनुरूप ये होता था, मतलब खगोल विज्ञान का ज्ञान आ रहा था। चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद, निदान, हर्बल उपचार, शल्य चिकित्सा ये सब आ चुकी थी। कृषि, उन्नत तकनीक, सिंचाई प्रणाली एवं उपकरण होता था जिससे कृषि उत्पादन अधिक होने लगा था। धातु विज्ञान था तो लोहे के औजार बनने लगे थे। ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो वैज्ञानिक विकास में। ठीक है। तो महाजनपद काल में इतनी ही सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछेगा इसी से घुमा फिरा के पूछेगा। यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य काल, तो इसको भी हम टू द पॉइंट कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो मौर्य काल का आपको याद रखना है कालक्रम क्या था। 322 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य काल रहा। आप क्या लिखोगे इसके इंट्रो में
कि मौर्यकाल जो है वो प्रशासन, शिक्षा, कला, वास्तुकला, विज्ञान और संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति इसने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य इसने स्थापित किया और अशोक के समय में ये साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, शिक्षा की बात करें मौर्य काल में शिक्षा, तो इसमें आपको तक्षशिला और नालंदा का जिक्र करना है। अर्थशास्त्र उस समय की प्रमुख राजनीतिक पुस्तक थी, प्रशासनिक और राजनीतिक पुस्तक। प्रशासन, खगोल, गणित, कला, इन सबका समन्वय मिलता था शिक्षा में। तो धार्मिक शिक्षा में बौद्ध और जैन की शिक्षा उस समय दी जाती थी, जैन धर्मों की। हिंदू धर्म उस समय नहीं आया था, आपको पता, वो गुप्त काल से शुरू होता है। ठीक है, समाज की बात करें, मौर्य काल का समाज कैसा था, तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना, एक राजनीतिक संरचना, दूसरा सामाजिक संरचना। राजनीतिक संरचना में याद रखिए केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी मौर्य काल में, प्रांतों का शासन अधिकारियों के द्वारा किया जाता था और ये इनका क्रम होता था राज्यम, चक्रम, मंडलम, आहारम। ठीक है, तो देखो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये जो पूरा है ये मौर्य साम्राज्य होता था। ठीक है, ये पूरा एक साम्राज्य होता था और राज्य, ये पूरा राज्य कहलाता था, राजा इसको चलाता था। ये जो छोटे छोटे गोले रखे हुए ये होते थे प्रांत और इनको इन राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारी लोग चलाते थे। ठीक है, दूसरा जन कल्याण जो था वो मौर्य काल का मतलब प्रशासन या शासन के केंद्र में होता था। नैतिक शासन, जन कल्याण इनका कैसा होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अशोक के धम्म से आप तुलना कर सकते हो। ठीक, अशोक का धम्म मतलब इसका एग्जाम्पल है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। गांधी जी का जो रामराज्य की परिकल्पना थी उससे भी अशोक के धम्म से तुलना की जा सकती है। तो राजनीतिक संरचना में इतने पॉइंट आप लिखोगे। नेक्स्ट अगर हम सामाजिक संरचना को देखें तो इसमें नंबर 1 देखोगे वर्ण एवं जाति। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही अपने चरम पर थी, लेकिन अशोक जो था याद रखिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर समावेशिता को बढ़ावा दिया। अशोक ने अहिंसा को बढ़ावा दिया। पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु कुछ महिलाएं प्रशासन व धर्म में भी पाई जाती हैं, मतलब थी। तो ये कुछ 3 पॉइंट आप लिख सकते हो सामाजिक संरचना में। तो ये हो गया मौर्यकालीन समाज और राजनीति। सॉरी, साहित्य की बात अगर करें, मौर्य काल में साहित्य कैसा था, तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, त्रिपिटक ये थे। अशोक के शिलालेख, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक इन सब लिपियों में लिखे गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। भाषा की बात करें तो प्राकृत इसकी प्रशासनिक भाषा थी, जबकि संस्कृत विद्वानों की भाषा थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो किसमें, साहित्य में। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और टू द पॉइंट नोट्स हैं, इसको ही आपको पढ़ना है और एग्जाम में जाकर के लिख देना है। अब हम संगीत और नाटक को अगर देखें तो संगीत में क्या लिखोगे, धार्मिक मंत्र, तो बौद्ध, जैन, ठीक है, भजन, पूजा। फिर मनोरंजन, पूजा व सामाजिक बंधन हेतु होता था। मनोरंजन, पूजा व सामाजिक बंधनों के लिए होता था क्या, संगीत। वाद्य यंत्र में बांसुरी, ड्रम, बीड़ा ये सब होते थे, कॉमन पॉइंट है। नाटक की बात करें तो औपचारिक नाटक, याद रखिए औपचारिक नाटक की शुरुआत मौर्य काल में भी नहीं हुई थी। लोक परंपरा और अनुष्ठान आधारित नाटक जो है वो मतलब चल रहे थे। जातक कथाओं को कहना एक नाटक के माध्यम से थोड़ा सा मतलब उसमें एक्टिंग कर करके वो सब तरीके के नाटक चल रहे थे, लेकिन औपचारिक नाटक जो आज हैं जिनकी परिकल्पना हम लोग करते हैं वो सब नाटक नहीं थे मौर्य काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वास्तुकला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मौर्यकालीन वास्तुकला पे क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना रहेगा और ये मैंने चित्र भी बना दिया है, ये सब आपको जो है याद रखना रहेगा। तो वास्तुकला यानी मौर्यकालीन आर्किटेक्चर को अगर हम देखते हैं तो वास्तुकला में हम देखेंगे मतलब मेन पॉइंट देखेंगे और फिर उसके सब पॉइंट में यानी कि उसमें क्या क्या विस्तार करके लिखा जा सकता है। तो नंबर 1 जो पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग में क्या क्या होता था, किलेबंदी होती थी, सड़कें बहुत अच्छी थी, महल, उद्यान, अन्न भंडार, इतनी सारी चीजें शहरी नियोजन के तहत की जाती थी। उदाहरण देखना हो शहरी नियोजन का मौर्य काल में तो सबसे अच्छा कौन सा उदाहरण है, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखनी चीजें, एग्जाम में पुट करनी है सारी चीजें। दूसरा स्तूपास को देखेंगे, स्तूप। तो स्तूप याद रखिए बौद्ध गतिविधियों का केंद्र होते थे। बौद्ध धर्म की जो मेन गतिविधियां होती थी उन सबका प्रमुख केंद्र स्तूप होते थे। उदाहरण देखना हो तो सांची का स्तूप देखना पड़ेगा। सांची का स्तूप कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको किसने बनाया था, इसमें अशोक ने बनवाया था। अब सांची के स्तूप पे क्या होगा, इस सांची का स्तूप या कोई भी स्तूप पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो चाहे सांची का स्तूप पे आए या फिर नॉर्मल स्तूप पे आए, तो हम स्तूप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर स्तूप होता क्या है। ठीक है, तो स्तूप किस तरह का होता है, उसकी कैसी संरचना बनती है, आप एग्जाम में कैसा चित्र बनाओगे। ठीक है, ये मतलब ऐसे ही फिगर बिगड़ गया था तो मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, मतलब स्तूप में क्या क्या होता है। देखो इंट्रो में क्या लिखोगे,
स्तूप बौद्ध गतिविधियों का केंद्र होते थे, उदाहरण के लिए सांची का स्तूप जिसको अशोक ने बनवाया था। अब स्तूप के भाग देखते हैं, तो नंबर 1 होता है इसका गुंबद, जिसको कि अंडा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? गुंबद, या जिसको अंडा बोलते हैं। ये मुख्य भाग होता है स्तूप का। इसका जो आकार है वो अर्धगोलाकार होता है और ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध के मन और शिक्षाओं की विशालता का प्रतीक है। तो देखो ये पूरा आपका है। तो ये जो बना हुआ है चित्र इसमें, ठीक है, ये जो चित्र है आपका, ये क्या है? ये गुंबद है ओवरऑल। ठीक है, हर्मिका इसमें होती। हर्मिका क्या होती? इस गुंबद के जस्ट ऊपर जो ये बना होता है आयताकार प्रकार का, गुंबद के शीर्ष पर छोटा चौकोर एक मंच बनाया जाता है और ये स्वर्गीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। क्या? हर्मिका। ठीक है, होता क्या है, ये जैसे स्तूप है, इसको बीचों बीच में यहाँ पे मान लीजिए बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। इसको आप 3D में देखो तो यहाँ से छत्र से एक एकदम ये सीध रेखा एकदम ऊपर उतरेगी, तो यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच में जो गुंबद है, यहाँ पे जो जस्ट उसके ऊपर वाला ऊंचा चबूतरा है, यही हर्मिका होती है। और हर्मिका के जो जस्ट ऊपर ये एक पतला सा पिलर गया है, ये शिखर होता है और यहाँ पे कलश टाइप का जो रखा होता है, ये छत्र होता है। ठीक है, और ये अंदर घुसने के जो द्वार होते हैं स्तूप में, और जैसे आप सांची के स्तूप में जाओगे तो 4 तरफ से सेम द्वार है और सेम ही चारों तरफ से लगेगा, तो इसको तोरण कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और इसी तरह का आप लोग अगर स्तूप पे कभी क्वेश्चन आता है तो इस तरह का चित्र जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या क्या लिखना रहेगा, यष्टि या फिर शिखर। ठीक है, शिखर को यष्टि भी बोलते हैं। ये क्या है? हर्मिका से उठने वाला एक ऊपर की ओर, हर्मिका से ऊपर की ओर उठने वाला स्तंभ होता है। दुनिया की धुरी या मेरू पर्वत का ये प्रतीक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र कहते हैं इसको। फिर छत्र इसके ऊपर होता है, शीर्ष पर छतरी जैसा होता है, सुरक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का ये प्रतीक माना जाता है। अवशेष कक्ष की अगर बात करें तो गुंबद के भीतर बुद्ध की राख होती। ठीक है, तो ये गुंबद के एकदम भीतर यहाँ पे बुद्ध की राख रखी गई है, हड्डी याद रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप अगर स्तूप पे कुछ भी क्वेश्चन है तो आप एग्जाम्पल में सांची का स्तूप डाल के इतनी सारी चीजें लिख के ये वाला फॉर्म चित्र जो है वो आप बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिला उत्कीर्ण वास्तुकला मौर्य काल में। देखें तो उदाहरण अगर इसका देखना हो, मतलब शिला उत्कीर्ण क्या है? जो शिला का बोलते हैं पत्थर को, पत्थर पर जो वास्तुकला जो घेरी गई है, यानी सॉरी वास्तुकला नहीं, पत्थर से जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट बनाया गया है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियों में सन्यासियों की उपासना के लिए उपासना स्थल बनवाया था किसने? अशोक ने। तो इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अशोक के स्तंभ देखें तो पालिशदार बलुआ पत्थर से निर्मित हैं जिन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। शेर की मूर्ति तथा शिखर मुकुट से सुसज्जित हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। उदाहरण देखना हो तो सारनाथ का शेर शिलालेख स्तंभ इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे आप हमारे पॉइंट हो गए वास्तुकला के मौर्यकालीन। नेक्स्ट देखेंगे हम वैज्ञानिक विकास। मौर्य काल का वैज्ञानिक विकास मौर्य काल में क्या क्या हुआ था? तो नंबर 1 अगर चिकित्सा की बात करें तो इसमें आयुर्वेद बहुत फल फूल रहा था, बहुत मतलब उच्च स्थान था। शल्य चिकित्सा सर्जरी बहुत अच्छी से हो रही थी और हर्बल को भी बढ़ावा मिल रहा था। गणित की बात करें तो इसमें दशमलव और अंक प्रणाली में सुधार हुआ था। सिंचाई और कृषि की बात करें तो तकनीक बहुत उच्च किस्म की थी, इस वजह से उत्पादकता में वृद्धि हो रही थी। खगोल की अगर हम बात करें तो कृषि और नौवहन में यूज होते थे। धातु विज्ञान में लोहे और कुछ और अन्य धातुएं भी मेन रूप से प्रयोग की जाती। तो वैज्ञानिक विकास में ये सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे भी तो याद हो जाएगा। आधुनिक भारत पर मौर्यों का प्रभाव या मौर्यों ने जो किया उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता, इस पर क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या लिखोगे उसको देखते हैं। नंबर 1 राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीकृत शासन ये कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंट है। लोक कल्याण की अगर बात करें तो अशोक का जो लोक कल्याण था उसको वर्तमान में डीपीएसपी से आप जोड़ सकते हो जो हमारे संविधान में है। दूसरा है धर्म, तो धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, ये सब आज भी प्रासंगिक हैं। तो एक राजनीति हो गया, एक धर्म हो गया। तीसरा कला एवं वास्तुकला, तो मौर्य स्तूप सांची आज भी प्रासंगिक है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देता है। स्तंभों की बात करें तो सारनाथ का स्तंभ वाराणसी में। चौथा है सामाजिक सुधार, तो सामाजिक न्याय, नैतिक शासन, ये सब आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार की बात करें तो व्यापार कराधान नीतियों की नींव यहीं से पड़ी थी। शिक्षा की बात करें तो वैज्ञानिक अप्रोच फॉलो किया जाता था। विदेश नीति की बात करें तो कूटनीति, सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सब चीजें आज भी चलती हैं और ये तब भी वहां से निकली हुई हैं। और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बहुत कुछ इस पर लिखा है। तो ये हो गया प्रासंगिकता या आधुनिक भारत पर मौर्यों का प्रभाव। तो ये हमारा मौर्य काल हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे मौर्योत्तर काल पे। तो मौर्योत्तर काल से क्या होता है, यहाँ पे अब वही सब शासक आ जाते हैं, शुंग, कुषाण, सातवाहन, ये सब शासक होते हैं। तो आप इंट्रो में ये सब जो शुरुआत में पॉइंट लिखता हूँ ये आप इंट्रो के लिए होता है। तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी
ठीक है, जहाँ से ईसा पूर्व समाप्त होता है ईस्वी की शुरुआत हो जाती है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल रहा था। इस दौरान शुंग, कुषाण और सातवाहन आदि वंश आए और ये जो मौर्योत्तर काल था ये सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विकास का समय था। ठीक है, अब हम चलेंगे वही आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में शिक्षा व्यवस्था कहाँ कहाँ पहुंची थी। तो मौर्योत्तर काल में अगर शिक्षा को देखें तो तक्षशिला, नालंदा, वाराणसी ये सब शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल आदि की शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी। इसके अतिरिक्त न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग विद्यालय को गति मिली। बौद्ध फ्री हाई स्कूल इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना थी, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, इसकी रचना हुई और पतंजलि का महाभाष्य इस दौरान लिखा गया। तो शिक्षा में इतने सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। मौर्योत्तर काल का अगर हम समाज देखें तो क्या याद रखना है, वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो गई थी और जातिगत भेद बढ़ गए थे। महिलाओं की भूमिका कम हो गई थी। धार्मिक विविधता को बढ़ावा मिला था। जैन, बौद्ध और हिंदू ब्राह्मण यानी ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों का समन्वय हो गया था। शिव और विष्णु के प्रति भक्ति आंदोलन में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो आपको पता है मौर्योत्तर से ही ये शुरुआत हुई, फिर गुप्त में जाकर के मंदिर निर्माण वगैरह होने लगा और फिर वो मूवमेंट जो है और ज्यादा तेज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य, यानी मौर्योत्तर काल में साहित्य कैसा था। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य देखेंगे तो लोटस सूत्र, अवसंतक सूत्र जैसे महायान ग्रंथ लिखे गए और जातक कथाएं भी इसी में शामिल थी। अगर प्राकृत साहित्य देखें तो गाथा सप्तशती इसका अच्छा एग्जाम्पल है। संस्कृत साहित्य की बात करें तो कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम और मेघदूतम इसकी प्रोमिनेंट रचनाएं थी। ठीक है, नाटक और संगीत की बात करें तो कालिदास रचित रामायण, महाभारत ये सब नाटक थी और संगीत था, और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था। वास्तुकला की बात करें तो सांची, भरहुत और अमरावती जैसे बौद्ध स्तूप थे। राक्कट वास्तुकला बहुत फेमस हो रही थी, पत्थरों को काटकर जो बनती थी। अजंता, एलोरा और कारले की गुफाएं फेमस हैं। चैत्य एवं विहार बन रहे थे। मूर्तिकला की बात करें अगर तो गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला जो शैली थी वो कहीं ना कहीं अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई थी, क्योंकि आपको पता है कुषाणों के अधीन ही ये सब जो मूर्तिकला है ये अच्छे से फैली थी। ठीक है, और गांधार में क्या याद रखना है आपको, ग्रीक रोमन शैली थी से प्रभावित थी और इसमें बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया था। और मथुरा कला में यक्ष, यक्षणियों जैसे प्रतीकात्मक तत्वों को ज्यादा वरीयता दी गई थी और ये स्वदेशी भारतीय शैली थी। इसमें बुद्ध को एक देवता के रूप में दिखाया गया था। अभी हम मूर्तिकला को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मतलब देखो तुलनात्मक रूप से देखेंगे, जिसमें हम गांधार, मथुरा और अमरावती कला को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मौर्योत्तर काल का थोड़ा सा वैज्ञानिक विकास पहले पढ़ लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल में वैज्ञानिक विकास क्या क्या हुआ। तो खगोल एवं गणित की अगर बात करें तो ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत आया आर्यभट्ट और वराहमिहिर का। दशमलव, बीजगणित और ज्यामिति ये सब बहुत ही मतलब फल फूल रहे थे। चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद अच्छे से कार्य कर रहा था। चरक और सुश्रुत संहिता थी। ट्रेड और टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोहे की का खूब यूज हो रहा था। भूमि और समुद्री मार्ग अच्छे से चल रहे थे। मध्य एशिया व चीन के साथ व्यापार चल रहा था। तो ये सब चीजें हैं जो वैज्ञानिक विकास में आप ले सकते हो। अब ये मूर्तिकला पे थोड़ा सेपरेट क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखेंगे मतलब का क्या अंतर है। बेसिक कुछ बेसिक 4-5 चीजें हैं, अगर उनको भी यहाँ पे याद रखोगे तो अगर अंतर पूछेगा तो आप लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, अवधि अगर देखें तो गांधार कला की अवधि 1 BC से 5 BC तक ये रही थी। ठीक है, और अगर मथुरा की बात करें तो 1 BC से 3 BC तक और अमरावती 2 BC से 3 BC तक, ये इनकी मतलब अवधि है। बाकी अवधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है ये कहाँ पे फली फूली। तो अगर इसका देखें कि कहाँ पे ये पाई जाती थी गांधार जो मूर्तिकला शैली थी, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में मिलती थी, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है। जो मथुरा मूर्तिकला शैली थी ये उत्तर भारत में थी, ये यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में। ये यूपी स्पेशल GS 5 में ये इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है मथुरा कला शैली। तो ये मथुरा में ही मिलती थी मेनली, और अमरावती जो शैली है वो पूर्वी भारत मेनली आंध्र प्रदेश में मिलती थी। ठीक है, सामग्री की बात करें तो गांधार कला शैली की जो मूर्तियां थी वो ग्रे बलुआ पत्थर से बनती थी, और मथुरा कला वाली जो मूर्तियां थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। और इसके अतिरिक्त जो अमरावती वाली मूर्तियां थी वो टेराकोटा, सफेद चूना और अर्थात संगमरमर वगैरह से बनती थी। शैली की बात करें तो हेलेनिस्टिक यानी कि यूनानी शैली ये थी, और ये प्रकृतिवादी थी। ठीक है, मतलब एज इट इज नेचर वाइज, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही दिखा देना। और जो मथुरा कला शैली थी वो भारतीय थी और ये गोल और मजबूत थी। अमरावती में याद
चीज याद रखना कि इसमें सजावट, नक्काशी, कथात्मक सुंदरता और गति पर जोर, यानी कि इसमें मतलब ओवरऑल जिसको आर्टिफिशियल दिखावा जो बोलते हैं, सजावट बोल सकते हैं, वो ज्यादा था। ठीक है। बुद्ध की बात करें तो जो गांधार कला शैली है उसने बुद्ध को ग्रीक रोमन प्रभाव के रूप में दर्शाया। प्राकृतिक वस्त्र पहने बैठे या खड़े बुद्ध की आरामदायक प्रतिमा थी और यथार्थवादी रूप में इनको दिखाया गया था। ठीक है। और जो मथुरा कला शैली है उसमें शांतपूर्ण चेहरा, भारी वस्त्र के साथ आदर्श बुद्ध दिखाया गया। मतलब ये लोग बुद्ध को एज ह्यूमन दिखाया और इन्होंने एज गॉड दिखाया। ठीक है। मथुरा वालों ने मानव रूपी बुद्ध शारीरिक विशेषताओं के साथ इसमें दिखाए गए। ध्यान मुद्रा थी, भारतीय शैली थी, आदर्शवादी इसमें दिखाया गया, यथार्थवादी नहीं थी। और अगर अमरावती की बात करें तो इन्होंने कोमल प्रवाहमयी बुद्ध दिखाए, सुंदरता, साज सज्जा पर अधिक जोर। वही बात मैंने बोला ना, आर्टिफिशियल ब्यूटी उनके अंदर क्रिएट की गई। कथा साहित्य से भरपूर जातक कथाएं इत्यादि सब चीजें दिखाई गई। दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली, आंध्र क्षेत्रीय विशेषताएं, मतलब ये अलग पॉइंट है। ठीक है। दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली, आंध्र वेसर शैली वो सब थी, उनमें ये सब मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर चेहरे पर बात करें तो मजबूत नाक, चौड़ा माथा, भरे होंठ, ये था इसमें भरा गोल चेहरा, शांत स्थिर चेहरा, कोमल सौम्य मुस्कान, ये तक था। उदाहरण अगर देखने हो तो तक्षशिला, भामला, सिरकप, स्वात से गांधार बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई। मथुरा से बैठे एवं खड़े बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। अमरावती स्तूप की नक्काशी, जातक कथाएं, ये सब मिली हैं। राज्य की बात करें तो इस दौरान यहाँ पे इंडो ग्रीक राज्य था, यहाँ पे कुषाण और प्रारंभिक गुप्त शासक थे और इधर जो है वो सातवाहन थे। यथार्थवादी छवि थी, इधर शांत ज्ञान और आध्यात्मिक छवि थी, इधर भावनात्मक, कथात्मक, सरलता और गति वाली छवि थी। तो ये सब वही कॉमन पॉइंट है, एक एक चीज रटना नहीं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो धर्म एवं सांस्कृतिक समन्वय था। यूनानी, थीसियस, पार्थियन और कुषाण का। यूनानी गांधार कला से रिलेटेड थे, कुषाण बौद्ध धर्म को संरक्षण इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन लिखा गया है। वैल्यू एडिशन का मतलब ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कहाँ, कंक्लूजन में। तो इतिहासकार आर एस शर्मा ने क्या लिखा है कि मौर्य प्रशासन जो है वो निरंकुशता और कल्याण का एक उल्लेखनीय मिश्रण था। तो मौर्य प्रशासन अपने आप में निरंकुश भी था क्योंकि केंद्रीकृत प्रशासन था और बहुत शक्तिशाली राजा थे, और कहीं ना कहीं ये लोग नैतिकता या फिर लोक कल्याण की भी बात करते थे। इतिहासकार डीएन झा ने क्या लिखा है कि अशोक का धर्म केवल एक धार्मिक नीति न होकर एक विशाल और विविध साम्राज्य में शासन और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक परिष्कृत उपकरण था। तो ये पॉइंट अगर आप लिख पाओगे, याद रह गया, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा मौर्योत्तर काल और मौर्य काल, और आज कौन से हमने देख लिया, महाजनपद काल। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त काल। इसको भी आज कंप्लीट कवर कर लेते हैं, फिर बाकी जो है उसका थर्ड और फोर्थ लेक्चर में देखेंगे। तो गुप्त काल है, इसमें क्या लिखना है आपको, इंट्रो में देखो आप क्या लिखोगे कि शिक्षा, समाज, साहित्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला और वैज्ञानिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको, गुप्त काल को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर इसमें जो बनता है वो यही बनने की संभावना रहती है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो शिक्षा की वजह से, समाज, साहित्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला और वैज्ञानिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक उत्कृष्टता का विकास हुआ था। यही रीजन है कि इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसमें टू द पॉइंट चीजों को। गुप्त काल में शिक्षा और ज्ञान में क्या क्या चीजें हुई, तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत आदि दार्शनिक विषयों इसमें जो है वो चर्चा में आए। शिक्षण केंद्र की बात करें तो नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला मुख्य शिक्षण केंद्र थे। एशिया से छात्र और विद्वान आते थे यहाँ पर। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन, तर्क जैसे विषय जो थे वो मेन थे। खगोल विज्ञान की बात करें, खगोल विज्ञान आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। ठीक है। जैन व बौद्ध विद्वान की बात करें तो ज्ञान मीमांसा व तत्व मीमांसा में व्यापक योगदान इनका। तो ये सब पॉइंट्स हैं, एक दो बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाती। ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो। समाज की बात करें तो समाज दो तरह का था गुप्त काल का। एक तो सामाजिक संरचना देखेंगे, वो दूसरा धर्म देखेंगे। सामाजिक संरचना में क्या देखना है हमको, वर्ण व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, यानी कि ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व था वो बढ़ गया था। ठीक है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी, बाल विवाह जैसी कुप्रथा में वृद्धि हो गई थी। तो ये दो पॉइंट आपको लिखना है सामाजिक संरचना में। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बन गया था, जिसके तहत वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद। वैष्णववाद जो लोग विष्णु जी को मानते हैं, और शैववाद क्या है, जो शिव जी को मानते हैं। शक्तिवाद जो माता जी को मानते हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन कैसा था, व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया जा रहा था। बौद्ध एवं जैन धर्म मौजूद थे परंतु इनका प्रभाव बहुत कम हो गया। तो धर्म में 3 पॉइंट, सामाजिक संरचना में 3 पॉइंट, ये हो गया गुप्तकालीन समाज।
नेक्स्ट है साहित्य, यानी गुप्त काल में किस प्रकार का साहित्य होता था। तो संस्कृत के लिए ये स्वर्ण काल था, ये आपको याद रखना, संस्कृत भाषा के लिए गुप्त काल साहित्य का स्वर्ण काल था। कैसे? कालिदास ने सारी रचनाएं संस्कृत में लिखी। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम आदि। तो कालिदास की इतनी रचनाओं तो आपको याद है, 7 टोटल रचनाएं इन्होंने की थी। तो आपको कम से कम मैंने यहाँ पे कितनी लिखी? 5। यहाँ पे ऋतु संहारम नहीं है, हाँ मतलब आपको 3-4 तो याद ही रखनी, जो एग्जाम में लिखनी रहेंगी। विशाख दत्त की रचना थी मुद्रा राक्षत और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की रचना थी मत्स्यकटिकम। ये सब प्रीलिम्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल डालने के लिए काम आएंगी। भास की रचना थी चारुदत्तम और स्वप्नवास दत्तम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसके तहत पशु दंत कथाएं थी। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो इसके अलावा, मतलब इन संस्कृत साहित्यों के अलावा धार्मिक ग्रंथ अगर देखें तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे पुराणों का संकलन भी गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। तो ये हो गया साहित्य। नेक्स्ट देखेंगे नाटक और संगीत। तो गुप्त काल में नाटक और संगीत की क्या स्थिति थी? तो नाटक की बात करें तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, रोमांस, वीरता, अध्यात्म, ये सब सामाजिक विषय थे। नाटक के विषय ये सब थे, रोमांस था, वीरता थी, अध्यात्म था और सामाजिक विषय। ठीक है। संगीत की बात करें तो सामवेद, भारतीय संगीत का आधार यही था। वाद्य यंत्रों में वीणा, मृदंग, बांसुरी थी। धार्मिक अनुष्ठान, नाटक व दरबारी जीवन में संगीत का यूज होता था। तो ये यही इसी तरह के, मतलब देखो 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट जो है वो बनकर के आपका आंसर अच्छे से रेडी हो जाएगा। और मेरे आंसर क्या है? टू द पॉइंट है, सब में एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आप आंसर लिखो तो आपका ये ना लगे खाली बात कर रहे हो, हर बात को आप एग्जाम्पल से ऑथेंटिकेट भी कर रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे वास्तुकला एवं मूर्तिकला, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है। तो वास्तुकला एवं मूर्तिकला किस दौरान? गुप्त काल की। तो नंबर 1 देखेंगे मंदिर वास्तुकला। तो इस दौरान नागर शैली की शुरुआत हो गई थी। एग्जाम्पल देना हो तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। ठीक है। गुफा वास्तुकला की बात करें तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, भित्ति चित्र एवं मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में हमने ऑलरेडी इसको नोट्स दिया हुआ है। मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला भी हम देख चुके हैं। सारनाथ से खड़ी बुद्ध की मूर्ति की प्राप्ति हुई है। ठीक है। तो ये हो गए हैं वास्तुकला एवं मूर्तिकला गुप्त काल के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे वैज्ञानिक विकास उस समय क्या क्या हुआ था। तो गणित की बात करें तो आर्यभट्ट आ गए थे और इन्होंने शून्य की अवधारणा दे दी थी और दशमलव प्रणाली की व्याख्या भी कर दी थी। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ऋणात्मक संख्याओं के नियम दे दिए थे। ठीक है। खगोल विज्ञान की बात करें तो आर्यभट्ट, इन्होंने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ऐसी बात बोली थी। चिकित्सा की बात करें तो चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता आ गई थी। और धातु कर्म की बात करें तो दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है जो अभी तक वैसे ही खड़ा हुआ है, ये भी उसी दौरान बनाया गया था। ठीक है। तो वैज्ञानिक विकास ये हो गया। इसमें आप ये कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो। अब अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त काल का वर्तमान भारत पर प्रभाव या गुप्त काल की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो आप क्या क्या पॉइंट लिखोगे? तो धर्म एवं संस्कृति को लिखोगे नंबर 1। इसमें क्या लिखोगे? हिंदू और बौद्ध धर्म का मानकीकरण हुआ। विष्णु और शिव भगवान की प्रतिमाओं ने आधुनिक चित्रण को आकार दिया। तो आज जिन विष्णु भगवान, शिव भगवान को हम देखते हैं तो ये सब, इन सब के रूप जो है उसी काल में गढ़े गए थे। मंदिर वास्तुकला जिसमें विशेषता है नागर शैली, और एग्जाम्पल लिखना हो तो आप वर्तमान वाला ही लिख दो, अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उसी दौरान बनी थी। ठीक है। गुप्त काल से ही मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा है विज्ञान एवं गणित का योगदान, अभी हमने ऊपर देख ही लिया, वही सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। साहित्य एवं भाषा भी देख चुके हैं। राजनीतिक संरचना की बात करें तो केंद्रीकृत शासन था और प्रशासन का विकास हुआ था। न्याय और कल्याण की अवधारणा आई थी। वर्तमान के डीपीएसपी से आप तुलना कर सकते हो। और न्याय में आपने देखा होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय थे उनका नाम एग्जाम्पल में लिख सकते हो। सामाजिक संरचना, आज भी पितृसत्तात्मक समाज है और तब भी था। शिक्षा एवं बौद्धिकता, हमारा पितृसत्तात्मक समाज जो आज है वो कानूनी तो नहीं है लेकिन समाज में अभी भी 90% वही व्याप्त है। और शिक्षा और बौद्धिकता के बारे में तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आप इसमें क्या लिख सकते हो? तो वस्तुतः गुप्त काल भारत के स्वर्णकाल के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान में अद्वितीय उपलब्धियां हुई तो प्रसिद्ध। तो यही सब बातें आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निष्कर्ष। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल। तो अब इसमें 2 क्लासेज और आएंगी। आज की क्लास में आपको यहाँ पे एंड करते हैं, आधे घंटे से वरना ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो गुप्तोत्तर काल जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। गुप्तोत्तर काल में देखेंगे क्या इंट्रो वगैरह में आप लिखोगे, और फिर उसमें उस दौरान शिक्षा व ज्ञान देखेंगे, समाज देखेंगे। ठीक है। फिर साहित्य, भक्ति, नाटक, संगीत, वास्तुकला, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम मंदिर निर्माण की सारी शैलियाँ देख लेंगे, क्योंकि गुप्तोत्तर के बाद ही यही लगभग कंप्लीट हो जाता है आपका एंशिएंट में सारी चीज़ें। तो मंदिर निर्माण की शैलियाँ देखेंगे जिसमें हम नागर को देखेंगे, द्रविड़ देखेंगे, है ना,
ये अलग से भी आती हैं, वेसर को देखेंगे, पंचायतन शैली को देख लेंगे, फिर हम दिल्ली सल्तनत पे डायरेक्ट आ जाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, फिर मुगल को देखेंगे, ऐसे करते हुए लास्ट में सब कंप्लीट करते हुए 2 क्लासेज और आएंगी आपकी, और उसमें हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे गुप्तोत्तर काल वाली एक क्लास, और एक आपकी और आएगी, उसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। और जिन लोग को हमारे मेंस मास्टर ग्रुप में ये जो आपकी कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर की नोट्स है, जो इसकी 2 क्लासेस और आएंगी, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी कंप्लीट नोट्स है, मात्र 30 पेज में हमने लास्ट में कुछ डायग्राम वगैरह भी जोड़ दिए हैं, और सारी चीज़ें इसमें कराई गई, लास्ट में हमने ये भी दे दिया है, तो अपने ग्रुप पे दे दी गई है। जिन लोग को नोट्स कंप्लीट लेनी है, ना सिर्फ इसकी बल्कि GS 1 से लेकर 6 तक, और ऐसे का मटेरियल प्लस लास्ट में भी 1 महीने लगभग आंसर राइटिंग करनी है, वो सब लोग क्या करें, वो हमारा मेंस मास्टर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, और अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, चाहे 2025 वाले जो मेंस देने वाले वो लोग भी, और जो लोग 26 में देने वाले वो भी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये हमारा नंबर है 7007656697, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपको बता दिया जाएगा कैसे ग्रुप से जुड़ना है, और आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी PCS मेंस की क्लासेस, उसमें आज आर्ट एंड कल्चर के तहत ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने GS 1 में इंडियन सोसाइटी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है, और आर्ट एंड कल्चर की ये तीसरी क्लास है, और इसके बाद एक क्लास और आएगी, आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो 2 क्लासेज हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जा करके ज़रूर देख लो। आर्ट एंड कल्चर का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। हम पहुँच गए थे, लास्ट हमने यहाँ तक देख लिया था, गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम गुप्तोत्तर काल देखेंगे, ठीक है। गुप्तोत्तर काल कौन सा काल था, वो ये काल था 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो भी समय था वो कंप्लीट मतलब गुप्तोत्तर में ही आ जाएगा। हालांकि ये 1200 मतलब ये मुगल काल और ये जो पूर्व मध्यकाल था वो सब शुरू हो गया था, ठीक है, मध्यकाल से पहले का काल, और गुप्तोत्तर में भी ये सारी चीज़ें आएंगी, तो भी इसको हम देख लेंगे। तो इस समय अगर राजवंश देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे, अगर गुप्तोत्तर काल के कला साहित्य पे क्वेश्चन आता तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे, तो यह युग राजनीतिक विखंडन के साथ साथ शिक्षा, समाज, साहित्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला और विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति के रूप में जाना जाता है। तो चूंकि आपको पता है सबसे बड़ी जो राजनीतिक सत्ता थी वो गुप्त काल तक रहे थे, उसके बाद विखंडित राज्य हो गए थे, छोटे छोटे राज्य। तो आप इसी तरह से इंट्रोडक्शन बताओगे कि यह जो युग था यह राजनीतिक विखंडन के साथ साथ शिक्षा, समाज, साहित्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला, विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति के रूप में जाना जाता है, जिसने भारत की विविध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत में अपना योगदान दिया। ये सब लाइनें अच्छी होती, कीवर्ड्स होते हैं, विविध विरासत, विविध सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विरासत आदि आदि आदि। तो उस समय अगर देखें तो दक्षिण में कौन कौन से राज्यवंश थे, तो दक्षिण में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल ये सब स्थापित हो चुके थे, और उत्तर भारत में राजपूत राजा और पाल वंश का शासन चल रहा था। और प्रमुख शासक की बात करें तो हर्षवर्धन जो है वो गुप्तोत्तर काल का प्रमुख शासक हुआ था, ठीक है। अब हम आर्ट एंड कल्चर वाले जो आपके सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे कि शिक्षा और ज्ञान में अगर पूछे तो क्या लिखोगे। तो शिक्षण केंद्र की बात करें तो नालंदा, विक्रमशिला ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, और पालों के अधीन ये बहुत फले फूले थे, तो ये आपको जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बार बार आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। उदंतपुरी और सोमपुरा विश्वविद्यालय ये भी बंगाल में स्थापित थे, और दक्षिण में मंदिर आधारित शिक्षा दी जाती थी, जिसके तहत दर्शन, व्याकरण, गणित, धर्म आदि जो है ये सब पढ़ाए जाते थे, ठीक है। हालांकि अभी अपना यूपी PCS जो है वो दक्षिण भारत पे आर्ट एंड कल्चर जो है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ज़्यादा का उसने अभी तक पूछा ही नहीं, उसने उत्तर भारत पे ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप मेनली उत्तर भारत वाले एग्जाम्पल सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म का पतन। तो बौद्ध धर्म जो है आपको पता है जो 12th AD में नालंदा का विनाश हो गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो गया था। और इसके बाद जब बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ा तो ब्राह्मणवादी जो शिक्षा थी उसका प्रसार हुआ, और इसके अलावा जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है या धर्मनिरपेक्ष जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये बियॉन्ड रिलीजन, मतलब रिलीजन के अतिरिक्त भी अन्य सारी शिक्षाओं में वृद्धि हुई। धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ खगोल, चिकित्सा और राज्य व्यवस्था जैसे विषय जो है वो चर्चा में आया। तो शिक्षा और ज्ञान में इतने पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है समाज।
तो गुप्तोत्तर काल का समाज कैसा था? तो सामाजिक संरचना अगर देखें तो जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी, सामंतवाद का उदय हो गया था, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी और सती प्रथा वगैरह जो कुप्रथाएं थी ये सब खूब चल रही थी। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म व्यापक रूप से आ गया था, भक्ति आंदोलन शुरू हो गया था, शिव और विष्णु प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे, तांत्रिक प्रथाएं बढ़ गई थी, जैन धर्म का प्रभाव बना रहा था, यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। और इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं उनका संरक्षण होने लगा था। तो ये हो गया हमारा समाज और शिक्षा। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य। तो अगर साहित्य की बात करें गुप्तोत्तर काल में तो साहित्य कई प्रकार का था, जैसे संस्कृत साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और भक्ति साहित्य। आप एग्जाम में जब लिखना तो इसी तरह से हेडिंग डालना, मतलब ये हेडिंग वैसी वाली हेडिंग में नहीं डालना है कि पेन बदल बदल के लिख रहे हो आप, ठीक है। मतलब ये आपका मेन पॉइंट रहेगा संस्कृत साहित्य। अब उसके अंतर्गत क्या क्या संस्कृत साहित्य उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो आप लिख देना, फिर क्षेत्रीय साहित्य डालना है, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य में क्या लिखोगे? संस्कृत अभिजात वर्ग की भाषा थी, और अगर एग्जाम्पल देना हो तो राजतरंगिणी दोगे, इसको कल्हड़ ने लिखा था, और गौड़वाह जिसको वाकपति ने लिखा था। तो दो रचनाएं आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्षेत्रीय साहित्य। तो क्षेत्रीय साहित्य में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाएं मतलब ये प्रचलन में थी। तमिल साहित्य का चोलों के अधीन सबसे अधिक विकास हुआ था, और पेरिया पुराणम और कंबन रामायणम जैसी प्रमुख रचनाएं उसी दौरान रची गई थी। भक्ति साहित्य की बात करें तो अलवार और नैनार जैसे संतों ने तमिल में भक्ति भजनों की रचना की, और इससे क्या हुआ? इससे भक्ति का प्रसार हुआ। तो ये तीन प्रकार के साहित्य हमने देख लिए गुप्तोत्तर काल में। नेक्स्ट देखेंगे नाटक और संगीत। तो नाटक संगीत यानी कि ड्रामा और म्यूजिक। तो नाटक की बात करें तो संस्कृत नाटक में इससे गिरावट देखने को मिली थी। कौन से नाटक में? संस्कृत नाटक में गिरावट देखने को मिली थी। उदाहरण अगर देखना हो तो उत्तर रामचरित मानस जो था भवभूति का, वो बहुत ज्यादा मतलब केंद्र में आ गया था, ठीक है। तो जो संस्कृत वाला वाल्मीकि रामायण ये सब जो थी, इसकी जगह पे ये जो लोकल जो क्षेत्रीय नाटक वगैरह होते थे ये सब न्यूज में आ गए थे, मतलब सॉरी न्यूज में नहीं, मतलब ये सब प्रचलन में आ गए थे। इसके अलावा मालती माधव एक नाटक था, ये भी भवभूति का ही था। तो दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। यक्षगान जो कि कर्नाटक में होता है, कुटियाट्टम केरल में होता है। इस तरह के जो क्षेत्रीय रंगमंच थे वो ज़्यादा चलने लगे थे, ठीक है। संगीत की बात करें तो सारंग देव रचित संगीत रत्नाकर आधुनिक कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की नींव यहीं से पड़ी थी, ठीक है। किसमें लिखोगे? ये सब गुप्तोत्तर काल में, राइट। नेक्स्ट है वास्तुकला और मूर्तिकला। देखो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब समझाने वाला स्कोप नहीं, टू द पॉइंट हम नोट्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम मतलब जैसे इस काल में अगर आएगा तो आप कैसे लिखोगे और किन किन चीज़ों का जिक्र करोगे और टू द पॉइंट कैसे चीज़ों को लिखोगे, ठीक। तो वास्तुकला और मूर्तिकला में अगर आपको देखना हो तो क्या लिखोगे? गुफा वास्तुकला सबसे पहले बताओगे, फिर मूर्तिकला बताओगे, फिर मंदिर वास्तुकला बताओगे। तो तीन चीजें आपको बतानी रहेंगी। गुफा वास्तुकला में अजंता और एलोरा का जिक्र कर देना। एलोरा के तहत कैलाश मंदिर जो कि एकाश मंदिर, एकाश मतलब ये एक ही पत्थर से काट कर बनाए हुए मंदिर हैं। मूर्तिकला का विषय क्या था? हिंदू महाकाव्य, पौराणिक कहानियों के दृश्य, ये सब। फिर मंदिर वास्तुकला में जाओगे तो इसको तीन भागों में बांटोगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और उड़ीसा। उत्तर भारत में खजुराहो के स्मारक मंदिर बताओगे, चंदेल राजवंश ने इसको बनवाया था, नागर शैली का विकास हुआ था इसमें, ठीक है। उड़ीसा में कलिंग शैली प्रचलित थी, कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी का एग्जाम्पल है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसका एग्जाम्पल है। दक्षिण भारत की बात करोगे तो चोलों के शासनकाल में द्रविड़ शैली का विकास हो गया था। चोलों के शासनकाल में किसका विकास हुआ था? द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे हो गए वास्तुकला और मूर्तिकला। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक विकास। तो वैज्ञानिक विकास की बात करें तो खगोल और गणित में सबसे पहले आ जाओगे। खगोल और गणित में क्या लिखोगे? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था, ठीक है। ब्रह्म स्फुट शून्य सिद्धांत दिया था, जिसके तहत ऋणात्मक संख्या ज्यामिति से संबंधित सिद्धांत, बस इतना आप लिख देना। इसके अतिरिक्त भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि आया था, जिसने त्रिकोणमिति और कैलकुलस जैसे विषयों पर जोर दिया था। फिर चिकित्सा की अगर आप बात करोगे तो जैसे होता क्या है, अगर आपसे पूछेगा वैज्ञानिक विकास कैसा था गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, और आप अगर ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ये सब लिख दोगे, भास्कराचार्य का नाम लिख दोगे, इतने पे ही एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। चिकित्सा में अगर आप आयुर्वेद में अष्टांग हृदय वाग्भट द्वारा जो वर्णित किया गया था इसको आप लिख दोगे। शल्य चिकित्सा विकसित हो चुकी थी, सर्जरी जिसको बोलते हैं, तो ये सब लिखोगे तो अच्छा जो है एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। धातु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी का बात करें तो कांस्य की मूर्तियां बनने लगी थी, विशेषता चोलों के अधीन ये ज्यादातर बनती थी, ठीक है। कृषि और सिंचाई की बात करें तो चोलों के अधीन टैंक व नहरों से उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी, इससे कृषि जो है वो बहुत ही समृद्ध हो गई थी।
अब अगर धर्म और दर्शन की बात करें तो आदि शंकराचार्य का उद्भव हो चुका था 8th मतलब 8वीं शताब्दी में, सॉरी हाँ 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद वेदांत की स्थापना इन्होंने कर दी थी। हिंदू धर्म को इसने पुनर्जीवित किया था। इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत भी आ गया था, जिसको रामानुज जी इसके प्रवर्तक थे। द्वैतवाद माधवाचार्य इसके प्रवर्तक थे। तो धर्म दर्शन में ये सारी दर्शन जो है वो आ गए थे। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया, सारे पॉइंट देख लिए गुप्तोत्तर काल के अधीन। अब एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है मंदिर निर्माण की अलग अलग शैलियों पे, तो उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि भारत में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैलियां हैं, एक नागर शैली, एक वेसर और एक द्रविड़ शैली। तो तीनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मंदिर निर्माण शैली, या तो आपसे एक शैली पूछेगा या फिर ओवरऑल पूछेगा, भारत में मंदिर निर्माण क्या क्या शैली है, कब से शुरुआत हुई, ये सब। ठीक है, तो गुप्त काल से लगभग इसकी शुरुआत हुई, गुप्तोत्तर में ये अपने चरम पे पहुंचती है। ये सब चीजें आप लिखोगे। तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे, भारतीय मंदिर स्थापत्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक समन्वय की स्थापत्य अभिव्यक्ति भी है। अब इस तरह की लाइन आप लिखोगे, भारतीय मंदिर स्थापत्य न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक समन्वय की स्थापत्य अभिव्यक्ति भी है। कितनी अच्छी लाइन है। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें मतलब इसमें बोल दी। इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा। अब हम वही तीनों शैलियाँ, उसकी कुछ विशेषताएं और कुछ एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल जरूर डालोगे। ठीक है, और मेन एग्जाम में ये मैंने मतलब दिखाने के लिए चित्र लगा दे। मेन एग्जाम में चित्र तो मतलब बनाने नहीं लेंगे, और मेन एग्जाम में आप कुछ बेसिक बातें इसके बारे में लिखना। नागर शैली ये उत्तर भारत की शैली मानी जाती है। इसका क्षेत्र की बात करें तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक है, उत्तर भारत की शैली। ठीक है, देखो हिमालय है, हिमालय से विंध्य पर्वत तक आपका हो जाता नागर शैली। फिर विंध्य से कृष्णा नदी इधर है, कृष्णा तक आपका वेसर हो जाता बीच में, और कृष्णा के इधर जितना भी दक्षिण भारत है वहाँ पे द्रविड़ हो जाती है। तो इसीलिए वेसर में क्या होता है, कुछ भाग है वो नागर कहा जाता है और कुछ दक्षिण कहा जाता है। तो ये इन दोनों का मिक्सअप होती है। ठीक है, तो देखते हैं विशेषताएं आपको क्या क्या है। इतनी बातें जो विशेषताएं में बताएंगी ये तो आपको जरूर रट लेनी है एग्जाम में, इसमें कुछ गलत नहीं करना है। नागर शैली की विशेषताएं क्या है कि वक्राकार शिखर होगा। तो ये सब जो शिखर बने हुए हैं ना, ये सब देख रहे हो आप, ये सब है वक्राकार शिखर। ठीक है, शीर्ष पर आमलक होगा और कलश होगा। तो सबसे ऊपर आप देखोगे तो ये आमलक होता है। आमलक मतलब कलश के जस्ट नीचे वाला ये सब जो भाग होते हैं, ये आमलक होता है और ये ऊपर कलश रखा होता है। ठीक है, तो शीर्ष पर होता है आमलक और कलश। गर्भगृह होता है, गर्भगृह मतलब इस मंदिर का जो भीतरी पार्ट होगा, सबसे जो मुख्य देवता होते हैं, मेन भगवान होते हैं, उसी गर्भ जहाँ पे होते हैं उसी को गर्भगृह बोला जाता है। तो गर्भगृह होगा और मंडप होगा। मंडप क्या होता है, जो मुख्य भगवान जहाँ पे होते हैं, मेन अंदर जो मेन वाले भगवान रखे जाते हैं उसमें जो उनका वाला कक्ष होता है, उसी के जस्ट बाहर मतलब एक बरामदा टाइप का होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, मतलब उसके अंदर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आप। जैसे आप देखते होगे एक बड़ा सा बरामदा होता है, अंदर छोटा सा मंदिर होता होगा, तो छोटा सा मंदिर है वो गर्भगृह है, उसके चारों तरफ बरामदा है, लोग घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ऐसे लाइन लगी है, वो सब मंडप होता है। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग इधर ही के हैं ज्यादातर लोग, तो फिर नागर शैली को हम लोग अच्छे से गए हुए हैं। हर मंदिर अपने इधर मतलब यूपी के में जितने भी मंदिर हैं नागर शैली वाले ही, तो आप जाओगे तो सेम चीजें आपको मिलेंगी, तो आप उससे ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। तो गर्भगृह, मंडप, आमलक, कलश, वक्राकार शिखर, ये सब किसकी विशेषता है, नागर शैली की। इसके अतिरिक्त ऊंचा चबूतरा होगा जिसको जगती कहते हैं। तो हमेशा ये मंदिर आप देखो ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं, एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाएगा उसके ऊपर मंदिर होगा। ठीक है, इसको जगती कहते हैं। और बाहरी दीवारों पर मूर्तिकला होगी। तो जो इसकी बाहरी दीवारें होती है या जो इसकी बाउंड्री होती है उस पर अलग अलग तरह की छोटी छोटी मूर्तियां बनी होती है। तो ये सब चीजें कुछ विशेषताएं आप लिख सकते हो नागर शैली में। इसकी कुछ उपशैलियां अगर आपसे पूछ ले तो उड़ीसा शैली जो हो गई, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली जो कि गुजरात में है, ये सब इसी नागर शैली की उपशैलियां हैं। उदाहरण लिखना हो नागर शैली का तो कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में देना हो तो अभी जो अयोध्या का राम मंदिर बना है उसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। और बाकी ये लाइन आप इंट्रो मतलब कंक्लूजन वगैरह में लिख सकते हो कि नागर शैली ऊर्ध्वमुखी शिखर और अलंकरण प्रधान मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह की लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम द्रविड़ शैली। याद रखिए ये दक्षिण भारत की शैली। द्रविड़ शैली कैसी है, ये दक्षिण भारत की शैली है और ये कृष्णा नदी से दक्षिण तक का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। विशेषताओं की बात करें तो पिरामिड नुमा विमान होते हैं। तो याद रखिए विमान शब्द जो है वो हमेशा आएगा द्रविड़ शैली के लिए। ठीक है, और उसके लिए क्या था, उसके लिए शिखर था। विमान क्या होता है, देखो एक ये विमान हो गया, दूसरा ये विमान हो गया, तीसरा, मतलब देखो एक ऐसे मंदिर बनेगा उसके ऊपर विमान छोटे होते चले जाएंगे इस तरह का, और फिर ये ऐसे बन जाएगा। ये आपका द्रविड़ शैली होता है। ये देखो मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई का, ये देखो विमान टाइप के इसमें बने होते हैं। ठीक है, ये चित्र मैंने लगा दिया ताकि आप साथ साथ में पढ़ो तो देख भी लो।
तो विशेषताएं इसकी क्या है, पिरामिड नुमा विमान होंगे और विशाल गोपुरम होगा। ये गोपुरम जो है याद रखिएगा, ये हमेशा द्रविड़ शैली की विशेषता रही है। गोपुरम होता है प्रवेश द्वार, तो याद रखिए जो साउथ के मंदिर हैं उसमें जो गोपुरम होता है, यानी कि जिस मंदिर में आप एंट्री करोगे तो बहुत मतलब मंदिर से काफी, मेन मंदिर से काफी दूर एक बड़ा सा विशाल गेट होगा। जितना भव्य मंदिर होगा उतने भव्य वहां पे गेट बनाए जाते हैं, जो एंट्री गेट होता है, प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरम कहते हैं। तो बहुत ही विशाल और अलंकृत जो है वो होता है गोपुरम। परकोटा की दीवारें होती हैं, मतलब खूब सारी, मतलब परकोटा का उसका मतलब ये होता है कि खूब फूल पत्तियों और अलग अलग कलाकृतियों से सजी हुई दीवारें होती। और विस्तृत परिसर होता है, परिसर बहुत इसके विस्तृत बनाए जाते हैं। जैसे ये मंदिर हो गया आपका, ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल परिसर है जहाँ पे लोग घूम टहल रहे हैं। गोपुरम तो दिख ही नहीं रहा, गोपुरम तो इसके काफी दूर होगा, मतलब परिसर में बहुत दूर तक चल के जाओगे तो गोपुरम मिलेगा। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं द्रविड़ शैली की। अब द्रविड़ शैली जो है किन राजवंशों के अधीन फली फूली, तो पल्लव राजवंश, चोल, पांड्य और विजयनगर, इन सब में ये रही। उदाहरण देखना हो तो बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और सौर मंदिर। द्रविड़ शैली का आप ये लाइन लिख सकते हो कि द्रविड़ शैली क्षैतिज विस्तार और भव्य गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारी तीसरी जो मंदिर निर्माण शैली है वो है वेशर। इसको संकर शैली कहते हैं। संकर में क्या होता है, संकर क्या होता है, जो दो का मिक्सअप होती है। तो ये मिक्सअप है किसका, नागर और द्रविड़ का। इसका क्षेत्र वही है विंध्य से कृष्णा नदी तक और दक्षिण मध्य भारत में स्थित है। विशेषता की बात करें तो नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है। अलंकरण अत्यंत सूक्ष्म तरीके से इसमें किया गया है और बहुभुजी योजना इसमें होती है। उदाहरण इसमें देखना हो तो होयलेश्वर मंदिर और पट्टा दाकल के जो मंदिर समूह कर्नाटक में है वो इसी के एग्जाम्पल हैं। और बेसर शैली भारतीय स्थापत्य समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे एक पंचायतन मंदिर योजना है, इसको आप जरूर देख लेना, कभी कभी इस पे सेपरेट अगर बना क्वेश्चन तो आप लिख पाओ। तो इसका एग्जाम्पल है लक्ष्मण मंदिर और दशावतार मंदिर। इसकी संरचना होती है एक केंद्रीय गर्भगृह और मुख्य देवता वहां पर स्थापित होते हैं। 4 कोनों पर छोटे छोटे उप मंदिर बनाए जाते हैं। सामान्यतः चतुर्भुज आकार होता है और ऊंचे चबूतरे पर मंदिर या जगती पर निर्मित होते हैं। तो पंचायतन जो है इसके बारे में क्या याद रखना है, ओवरऑल ये नागर शैली का ही एक उपशैली होता है, ठीक है। उड़ीसा में इसके खूब मंदिर बने हैं। तो जो पंचायतन है याद रखिए ये नागर शैली की उपशैली, उड़ीसा में मंदिर बने। लेकिन बस नागर शैली से डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए एक ये नागर शैली का एक मंदिर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा ये एक ऊंचे से चबूतरे पर बना है, ठीक है, और ऊंचे से चबूतरे पर ये मेन बीचों बीच मंदिर है चारों तरफ घूमने वाला। लेकिन अब इस चबूतरे के चारों कोने पर एक छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, ठीक है। तो ये जो एक तरीका होता है, एक ये योजना या एक शैली है, इसी को पंचायतन शैली कहते हैं। यानी कि एक मेन मंदिर और प्लस 4 ये 4 एक मिलके 5 बन जाएगा पंचायतन शैली। बाकी सेम चीजें, मतलब बाकी सारी जो विशेषताएं वो एकदम सेम रहेंगी, कौन सी वाली, नागर वाली। तो ये हो गया आपका मंदिर निर्माण शैली। तो ये हमारा जितना भी एंशिएंट और पूर्व मध्यकाल वाला जो पोर्शन था उसमें हमने कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर देख लिया। अब हम आएंगे डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मुगल कालीन आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से यही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मात्र हमने दिल्ली सल्तनत को टू द पॉइंट 2 पेजेस के नोट्स में समेट दिया है और इतना ही आपको करना है जितना यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको देखने समझने करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था, तो ये रहा था 1206 से 1526, आपको पता ही है। कला एवं संस्कृति दिल्ली सल्तनत की क्या क्या रही। तो सबसे पहले हम वास्तुकला देखेंगे, यानी कि आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत का कैसा था। इसका जो आर्किटेक्चर था या वास्तुकला, इसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ये सब कीवर्ड्स हैं, जरूर यूज करना। अब हम विशेषताएं देखेंगे, यानी इंडो इस्लामिक वास्तुकला या दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला की क्या क्या एग्जाम्पल है। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको GS 5 वाले में कराया था क्योंकि उस यूपी से कोरिलेट करता था। तो इसकी क्या विशेषता है, तो मेहराब जिसको आर्क बोलते हैं, गुंबद जिसको डोम बोलते हैं और मीनार। तो मेहराब, गुंबद और मीनार इनका प्रयोग होता है। अरबी और फारसी में उस पर मतलब सुलेखन होता, लिखा जाता है। ज्यामिति व पुष्प आकृतियां उस पर उकेरी जाती हैं। पत्थरों पर नक्काशी की जाती है जिसको पित्रादुरा शैली कहते हैं। हालांकि ये पित्रादुरा या पत्थरों पर नक्काशी वाली जो शैली है ये मुगलों के दौरान सर्वाधिक फली फूली, मतलब ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इस दौरान हल्की हल्की शुरुआत हो गई थी। हिंदू मंदिरों के जो स्तंभ थे उनका पुनः उपयोग किया गया, स्पोइलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदू जो मंदिर पुराने बने थे उनके स्तंभों का ही उपयोग कर बहुत सारे स्तंभों का उपयोग किया गया था। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के बारे में, जिसको कि कहते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अब हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के जो भी राजवंश हैं उन राजवंशों को उठाएंगे, उस दौरान क्या क्या आर्किटेक्चर बना उसको देखेंगे। हालांकि इस दौरान जैसे मैं आपको वास्तुकला क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जनरली चित्रकला वगैरह ज्यादा इस समय विकसित नहीं हुई थी, ठीक है।
तो जो जो विकसित हुआ था वो मैं आपको कराते हुए चलूंगा। टू द पॉइंट है, इससे ज़्यादा आपको जानना समझना इसमें है नहीं। गुलाम वंश सबसे पहले आता है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी उसने बनवाई। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर अलाई दरवाजा जो है वो खिलजी ने बनाया। खिलजी वाले में और कुछ था नहीं, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर इनकी विशेषताएं देखना हो तो हिंदू शिल्प व इस्लामी संरचना का मिश्रण मिलता है और सच्चे गुंबद व मेहराब का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो स्लेव वंश में इतना याद रखना। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या याद रखना, तुगलकाबाद का किला, फिरोजशाह कोटला मैदान जो दिल्ली का है, अरुण जेटली स्टेडियम वर्तमान में हो चुका है, ये बना, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तीन चीजें याद रखनी तुगलक वंश के दौरान। देखो ये वंश वाइज आपसे नहीं पूछेगा, वो ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का वास्तुकला पूछेगा, तो आपको वंश वाइज मैं कराए दे रहा हूँ। आप ये इस वंश को डालना अपना मेन पॉइंट में, जैसे आप 5 पॉइंट में लिखोगे तो 5 पॉइंट में पहले में गुलाम वंश सेम 4-5 पॉइंट ये जो मैंने लिख देना, फिर तुगलक वंश सेम 4-5 पॉइंट ऐसे लिख देना। इस तरह से आपको मैं ये नोट्स इस तरीके से दे रहा हूँ कि इसको आप पढ़ो तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, ठीक है। विशेषता इसकी वही है, सादगी, ढलवा दीवारें, कम सजावट, ये सब विशेषताएं थी। लोधी वंश आता तीसरा। इसमें क्या देखना, सिकंदर लोधी का मकबरा इसमें एक ही चीज है, और बड़ा गुंबद। इसकी विशेषता दोहरे गुंबद का उपयोग और उद्यान शैली यानी गार्डन टॉम का प्रारंभ हो गया था। उद्यान शैली जिसमें चारबाग शैली जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे चलकर यही जो चारबाग शैली है मुगल शैली का प्रमुख आधार बन गई थी। इसकी शुरुआत लोधी वंश से मानी जाती है, ठीक। तो ये हमने देख लिया ओवरऑल वास्तुकला डायनेस्टी के हिसाब से। अब नेक्स्ट अगर इस तरह से क्वेश्चन बने, मतलब कि सल्तनत कालीन चित्रकला पेंटिंग्स में सल्तनत काल ने क्या क्या, तो ज्यादा देखो तो विकसित हुआ नहीं था, ठीक है। फारसी शैली का प्रभाव था इनकी चित्रकला पर। जैन पांडुलिपियों में लघु चित्र प्रकाशित होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिख के आना। मतलब दिल्ली सल्तनत की जो चित्रकला है इसमें जैन पांडुलिपियों में लघु चित्र उकेरे जाते थे। चित्रकला के विषय जो होते थे वो धार्मिक और दरबारी जीवन से जुड़े होते थे ये। लेकिन याद रखिए दिल्ली सल्तनत में जो चित्रकला थी वो स्वतंत्र नहीं हो पाई थी। स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास मुख्यतः मुगल काल में हुआ था। तो पेंटिंग ऑफ मतलब स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो मतलब मेनली पेंटिंग का विकास मुगल काल में हो पाया था अच्छे से, ठीक है। बाकी कुछ बातें जो चित्रकला का विषय जैन पांडुलिपियां, फारसी शैली, ये आप लिख सकते हो। संगीत की अगर बात करें तो संगीत में मतलब अमीर खुसरो का प्रमुख योगदान था, ये आप लिख सकते हो। सितार और तबला के विकास का श्रेय इनको मिलता है। कव्वाली परंपरा शुरुआत हो चुकी थी और सूफी संगीत का विकास हुआ था। तो ये 3-4 पॉइंट आप संगीत में लिख देना दिल्ली सल्तनत में। साहित्य की बात करें तो फारसी राजभाषा थी। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ये हिंदी फारसी का मिश्रण था। खड़ी हिंदी की शुरुआत इन्होंने करी थी। जियाउद्दीन बर्नी ये प्रमुख इतिहास लेखन का कार्य करते थे। तो साहित्य में ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। और सल्तनत काल से सांस्कृतिक समन्वय की शुरुआत हुई, इस तरह की लाइन आपको लिखना रहेगा। अब हम चलते चलते निष्कर्ष देख लेते हैं कि ओवरऑल इस पे मतलब अगर आएगा मध्यकालीन भारत वगैरह पे निष्कर्ष तो क्या लिखोगे, तो मध्यकालीन भारत ने भारतीय संस्कृति को बहुलतावादी और समन्वयकारी स्वरूप प्रदान किया और मुगल वास्तुकला भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। तो अभी मुगल को देखेंगे तो उसके लिए भी ये लाइन यूज कर सकते हो, ये दिल्ली सल्तनत के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुगल कालीन कल्चर। ये हम कल आपको इसकी चौथी क्लास देंगे, उसमें हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसमें हम मुगल काल को अच्छे से करेंगे और मुगल काल के बाद भक्ति और सूफी आंदोलन को अच्छे से देखेंगे। इस पे क्वेश्चन सेपरेट बन सकते हैं। मध्यकालीन कला संस्कृति को देखेंगे। संगम साहित्य को देखेंगे, थोड़ा अलग से देखना ज़्यादा जरूरी है। फिर भारत में गुफा स्मारक को देख लेंगे और इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए इतना आर्ट एंड कल्चर जरूरी है, इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल फिर आते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास। लगभग हमने 20 मिनट में इस टॉपिक को सारे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम मुगल काल से शुरुआत करेंगे। बाकी आपको अगर इसके सारे नोट्स चाहिए GS 1 से लेकर के 6 तक, प्लस ऐसे का मटेरियल और प्लस और क्या चाहिए, हाँ आंसर राइटिंग अगर लास्ट के बचे हुए मार्च वाले महीने में करनी है तो आप हमारा मेंस मास्टर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना, ये हमारा नंबर है 7007656697। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया और बैच की डिटेल दी हुई, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहीं पे आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, मेंस मास्टर ग्रुप से। वहीं पे कंप्लीट नोट्स और बाकी सब तैयारी वहीं पे करा दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इस क्लास में हम देखेंगे अपनी आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास को। तो यूपीपीसीएस मेंस के तहत हम आजकल GS 1 कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने इंडियन सोसाइटी कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो के बाद आर्ट एंड कल्चर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपको 2-3 वीडियो देंगे, 2 से 3 वीडियो आएगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की।
तो उसमें हमने क्या किया है, 1 पेजर टाइप का नोट्स बना लिया है एक एक टॉपिक पे, और लगभग 10-12 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वर्ड हिस्ट्री में, वो हम वहाँ पे कर लेंगे अच्छे से। और देन फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में हम क्या कर लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे जो भी आपके सिलेबस में दी हुई है, और हमारा GS1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को देखो, 4 क्लास में आपकी आर्ट एंड कल्चर हो गई है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जा करके देख लो। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, मुगल काल तक, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि यहीं पे हमने उसको एंड किया था। तो मुगल काल जो कि 1526 से लगभग 1717 तक रहा, इस दौरान आर्ट एंड कल्चर क्या क्या विकास की कैसे किया उसको हम देखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने शासक वाइज लिया है। ठीक है, तो किस किस शासक काल में आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या प्रगति हुई उसको देखेंगे, वही तब पूछा जाता है। तो बाबर का जो शासनकाल था उसमें चारबाग की जो शैली थी, जिसके तहत आपका आगरा का ताजमहल ये सब बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारबाग उद्यान शैली, जो चारबाग जो शैली थी वो बाबर के समय में ईजाद हुई थी। फिर उद्यान निर्माण जो शैली थी, यानी कि एक आपका आप देखोगे ताजमहल में भी अगर आप देखोगे तो मेन बिल्डिंग है, उसके फिर इधर उधर क्या था, बहुत सारे गार्डन्स बने हुए हैं। तो ये जो उद्यान निर्माण है यानी जो गार्डन्स है, ये काबुल शैली का प्रभाव था। किसके ऊपर? बाबर के ऊपर। ठीक है, तो बाबर से रिलेटेड 2 चीजें लिखोगे, चारबाग शैली और उद्यान निर्माण, मेन बिल्डिंग के आसपास। ठीक है, जो मेन भवन होता है उसके आसपास, तो ये सब लिख सकते हो। और ये काबुल शैली का कहीं ना कहीं से प्रभाव था बाबर पे। अब है होता क्या, जैसे मुगल काल का जो स्थापत्य था, आर्किटेक्चर था, तो ये चूंकि यूपी में भी पड़ता है आगरा, तो मैंने जब आपको GS5 कराया था तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बिल्डिंग वाइज कराया था, एक एक चीज के अच्छे से। तो इसलिए उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे अलग अलग मतलब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आगरे के जो भी स्मारक है उसके बारे में बताएं, तो वो GS5 में पूछेगा, या GS1 में भी दे देगा, तो वहाँ की चीज यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको ना करा के इसकी जो इन जनरल पॉइंट हैं मेन उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हुमायूं के बारे में क्या लिखोगे कि भारत का पहला भव्य उद्यान का जो मकबरा है वो हुमायूं का ही मकबरा है, हुमायूं टॉम्ब है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर। अकबर के बारे में क्या याद रखना है, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सिकंदरा का मकबरा ये अकबर ने बनवाए थे। और अकबर के ये जो जितने भी इमारतें हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, और हिंदू, जैन, इस्लामी शैलियों का समन्वय इनमें दिखाई देता है। तो 2 पॉइंट लिखोगे अकबर के जो बिल्डिंग, अकबर द्वारा निर्मित जो वास्तुकला थी उसके बारे में। फिर जहांगीर है नेक्स्ट। जहांगीर के बारे में क्या याद रखना है, चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो चित्रकला के लिए जहांगीर का युग जो था वो स्वर्ण युग था। इस दौरान प्राकृतिक चित्रण किए जाते थे और यूरोपीय प्रभाव इन पर झलकता था। तो जहांगीर से रिलेटेड कुछ भी वास्तुकला में नहीं है बल्कि चित्रकला में है। ठीक है, ये आप चीजें लिखोगे। नेक्स्ट फिर शाहजहां आ जाएगा। तो शाहजहां का काल आपको पता है स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ताजमहल हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, तो चाहे ताजमहल हो आपका, जामा मस्जिद, ये दिल्ली के लाल किला की बात हो रही है। आगरे का लाल किला तो अकबर ने बनवाया था। तो ये सारे पॉइंट लिखोगे शाहजहां वाले में। इनकी विशेषता, संगमरमर का व्यापक प्रयोग हुआ है, पित्रादुरा शैली का उपयोग हुआ है, मतलब वही जो छोटी छोटी चित्रकारी और नक्काशी की जाती है वो सब। स्थापत्य का स्वर्ण काल था शाहजहां का युग। तो इतनी बातें आप शाहजहां के बारे में लिख सकते हो। औरंगजेब में क्या लिखना, औरंगजेब के समय में सादगी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, सीमित वास्तु निर्माण किया गया था और संगीत पर तो इसने प्रतिबंध ही लगा दिया था। जो दरबारी संरक्षण मिलता था उसको इसने समाप्त कर दिया था एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा हो गया सब वास्तुकला और शासक वाइज। नेक्स्ट देखेंगे मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, हुमायूं के दौरान फारसी कलाकारों को महत्व दिया गया, अकबर के दौरान दरबारी चित्रशाला को महत्व दिया गया, जहांगीर के दौरान प्राकृतिक चित्रण पर बल दिया गया, शाहजहां के दौरान सजावटी शैली यानी पित्रादुरा शैली को ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, ताजमहल में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। प्रमुख ग्रंथों की बात करोगे तो अकबरनामा, जहांगीरनामा, ये सब प्रमुख ग्रंथ थे। संगीत में जाओगे तो तानसेन अकबर के दरबार में था। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। ध्रुपद शैली आ गई थी, प्रमुख रागों का विकास हो गया था। साहित्य की बात करोगे आप तो फारसी का उत्कर्ष देखने को मिला था। तुलसीदास जी, इनके कारण भक्ति प्रभाव था। इसके अतिरिक्त रहीम, रश खान, कबीर आदि जो संत थे वो सब भी इसी दौरान थे। और बाकी अकबरनामा, जहांगीरनामा ये सब आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं मुगल मतलब आर्ट एंड कला के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में।
तो हमने टू द पॉइंट यहाँ पे चीज़ों को देख लिया है। अब हम इसको निष्कर्ष अगर लिखना है तो इस तरह से आप लिख देना कि निष्कर्षता मुगल स्थापत्य भारतीय बहुलतावाद और सांस्कृतिक समन्वय की सजीव अभिव्यक्ति है जिसने भारतीय कला को वैश्विक पहचान दी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है सूफी और भक्ति आंदोलन। तो ये पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम देखेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन। इसके बारे में इंट्रो वगैरह क्या लिखोगे आप। मध्यकालीन भारत में 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। तो सबसे पहले सूफी हो चाहे भक्ति आंदोलन, ये मध्यकालीन भारत में आया, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच रहा, इसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, ये आंदोलन धार्मिक आडंबर, जातिगत भेदभाव और कट्टरता, तीन चीजें हैं, या धार्मिक आडंबर, जातिगत भेदभाव और कट्टरता के विरुद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार की धारा के रूप में उभरे थे। इस तरह से आप लिखोगे क्या, इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन दो धाराओं में विभाजित था, एक निर्गुण भक्ति धारा थी और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण में कबीर और नानक का जिक्र होगा, ये लोग मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सगुण। सगुण तुलसीदास और सूरदास का उपयोग, मतलब एग्जाम्पल होगा, ये राम और कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। तुलसीदास जी ने राम भक्ति को और सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख दोगे निर्गुण और सगुण भक्ति में। अब हम देखेंगे प्रभाव या योगदान, अगर आप पूछ ले, मतलब जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रभाव और योगदान पूछे तो क्या लिखोगे। सबसे पहले इन्होंने जाति प्रथा पर प्रहार किया। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो ये सब लिख सकते हो, इधर वाला जो निर्गुण वाले थे। स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, इससे कौन कौन सी, हिंदी, अवधी, ब्रज, जो भी रचनाएं की जा रही थी वो सब स्थानीय भाषाओं में हो रही थी। जैसे आप देखो रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ठीक है, हिंदी भाषा में लिख रही थी, ब्रज भाषा में सूर्य जो थे वो अपने पद लिख रहे थे। सामाजिक समानता का ये लोग संदेश देते थे। धर्म का लोक व्यापीकरण हुआ, जो धर्म था वो विशेष जो समुदाय के पास उसके ज्यादा अधिकार होते थे वो लोक में व्याप्त हो गया। और जातिगत विमर्श के केंद्र में आना, ये भी कहीं ना कहीं योगदान या प्रभाव में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, कबीर का अगर सेपरेट योगदान आप मतलब टू द पॉइंट बनाकर लिख सकते हो तो ब्राह्मण और इस्लामिक कट्टरता दोनों की आलोचना कबीर ने की थी। नानक की बात करें तो इन्होंने एक ओमकार की मतलब अवधारणा दी थी। एक ओमकार के माध्यम से, मतलब इन्होंने एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, मतलब सब लोग धर्म तो यहाँ पे बनाए हुए अलग अलग सब हैं और बाकी ऊपर जा करके तो सारे जो सबका मालिक है वो एक ही है। एक ओमकार की अवधारणा दी थी, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया था। इससे कहीं ना कहीं सामाजिक समानता स्थापित करने में मदद मिली थी। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट, सूफी आंदोलन को अगर देखें तो सूफी को के बारे में आप इंट्रो में क्या लिखोगे कि सूफी संत इस्लाम की रहस्यवादी धारा से जुड़े थे। भारत में चिश्ती सिलसिला इसका प्रमुख केंद्र रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया ने प्रेम, सेवा और सहिष्णुता का संदेश दिया। तो इंट्रो में टू द पॉइंट इंट्रो आप 15 से 20 शब्दों में इसी तरह लिख सकते हो। इसको 2-3 बार पढ़ोगे, यही चीजें आपको याद हो जाएंगी, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब जो सूफी आंदोलन था इसका प्रभाव या योगदान पूछे तो क्या लिखोगे। कव्वाली व सूफी संगीत का विकास हुआ, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ, दरगाह संस्कृति का प्रसार हुआ, यानी कि लोक संस्कृति बढ़ी और आडंबर की जगह रहस्यवाद की वृद्धि हुई। तो ये कुछ प्रभाव या योगदान में आप चीजें लिख सकते हो। अब नेक्स्ट, समग्र प्रभाव पूछ लिया जाए, मतलब अगर भक्ति और सूफी का समग्र प्रभाव पूछा जाए तो क्या लिखोगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाए इनमें क्या समानता है भक्ति और सूफी आंदोलन में, या फिर पूछ ले वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। तो धार्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा आंतरिक भक्ति पर अधिक बल दिया गया। ईश्वर तक पहुंच का मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, ये बताया गया। व्यक्तिगत आस्था पर अधिक जोर दिया गया, मतलब पब्लिकली ये करने के बजाय आस्था को व्यक्तिगत बनाने पर जोर दिया गया। और भारतीय समाज में सहिष्णुता व समन्वय का सुदृढ़ीकरण किया गया और लोक भाषा आधारित साहित्य का विकास हुआ। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो, चाहे वर्तमान प्रासंगिकता पूछे भक्ति सूफी की, चाहे इनमें समानता के बिंदु पूछे, या फिर भक्ति और सूफी का समग्र प्रभाव या योगदान पूछे। अब चलते चलते हम निष्कर्ष देख लेते हैं इसका कि ये आंदोलन चाहे भक्ति पूछे और चाहे सूफी पूछे, दोनों के बारे में लिख सकते हैं। ये आंदोलन भारतीय बहुलतावादी परंपरा के आधार स्तंभ रहे हैं। भारतीय समाज में आध्यात्मिक, लोकतंत्र और सांस्कृतिक बहुलता की नींव रखने वाले ये परिवर्तनकारी आंदोलन थे। तो इस तरह से अगर आप कंक्लूज करके आंसर को क्लोज करोगे तो एग्जामिनर मतलब आपका आंसर एंड करते करते उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आखिर ये चाहे भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन हो, इनमें इनकी कुछ सीमाएं थी, इस तरह से पूछेगा तो आप क्या लिखोगे। देखो, तो 2-3 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो।
जाति व्यवस्था का इन्होंने साहित्य के आधार पर अपने पदों में इन सब में विरोध तो किया, लेकिन जाति व्यवस्था पूर्णतः उन्मूलित नहीं हो सकी, उन्मूलन उसका नहीं हुआ। सूफी दरगाहें जो थी वो समय के साथ साथ कर्मकांड का केंद्र बन गई। तो सूफी जो दरगाह थी वो जैसे जैसे समय बीता तो वहां पे कव्वाली, नाच गाना, मतलब नाच गाना तो नहीं लेकिन हाँ कव्वाली और बाकी बहुत सारे फंक्शन मेले टाइप से वहां पे लगने लगे। तो वो जो उनका मूल उद्देश्य था, उससे रहस्यवादी जो विचारधारा थी उससे भटक करके वो सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड का केंद्र बन गई थी। ठीक है। तीसरा, स्त्री मुक्ति या सुधार का प्रश्न सीमित स्तर पर ही रहा। ठीक है। अधिकांश जो संत थे वो निम्न जातियों से थे, परंतु संरचनात्मक परिवर्तन निम्न जातियों की भलाई के संदर्भ में नहीं हुआ। तो ये कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण या सीमाएं वगैरह लिख सकते हो। बाकी ये मैंने एक प्रिंट करके लगा दिया है। भक्ति बनाम सूफी अगर पूछे तुलनात्मक अध्ययन तो एक साथ लिख दिया गया है। इनकी प्रकृति, मुख्य सिद्धांत, प्रमुख संत, भाषा, सामाजिक प्रभाव, संस्थान। तो ये भक्ति आंदोलन, ये सूफी आंदोलन, इसको आप लोगों देख पढ़ लेना। ठीक है। आपको नोट्स ऑलरेडी दी जा चुकी है आपके ग्रुप पे। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड दिए, ये देख लो आप। मध्यकालीन कला एवं संस्कृति, तो ओवरऑल मध्यकालीन कला एवं संस्कृति पे कुछ भी आएगा तो इन कीवर्ड्स, ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आने ही चाहिए। जैसे आपके आंसर्स में सांस्कृतिक समन्वय, इंडो इस्लामिक शैली, चारबाग शैली, ठीक है, स्थापत्य का स्वर्णकाल, सूक्ष्म लघुचित्र, धार्मिक सहिष्णुता, आध्यात्मिक लोकतांत्रिकरण, सामाजिक सुधार, बहुलतावाद, लोक भाषा विकास, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके आंसर्स में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संगम काल या संगम साहित्य। तो दक्षिण से हम इसको देखेंगे। हालांकि दक्षिण यूपीपीसीएस का अभी तक पैटर्न रहा है कि वो दक्षिण भारत पर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं टू द पॉइंट इसके बारे में, दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा। संगम साहित्य, संगम काल, तो क्या लिखोगे आप इंट्रो में? संगम साहित्य न केवल तमिल सभ्यता का दर्पण है बल्कि यह प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास की विश्वसनीय आधारशिला भी है। ठीक है। अब हम वही मतलब पॉइंट वाइज उठाएंगे और देखेंगे कि एक चीजों को। संगम का अर्थ क्या होता है विद्वानों की सभा। ये संगम जो साहित्य रचे गए थे, किस इसका काल क्या था? तो लगभग 300 बीसी से 300 ईस्वी, जो कि 500 वर्षों का ये समय काल था। प्राचीन तमिल भाषा में रचित साहित्य था ये। कुल 3 संगम हुए थे, परंतु ऐतिहासिक रूप से जो प्रमाण है वो केवल अंतिम संगम के माने जाते हैं। इतना बातें आप याद रखेंगे। 3 प्रमुख राजवंश कौन थे? चेर, चोल और पांडे। ठीक है। इन्हीं के दौरान संगम साहित्य रचे गए, चेर, चोल और पांडे। दक्षिण में ये 3 बड़े साम्राज्य थे और प्रमुख राजवंश थे, और सामूहिक रूप से इन तीनों को मूवेंद्र कहा जाता है। ठीक है। अब राजनीतिक विशेषताएं अगर देखें उस समय की दक्षिण भारत की या संगम काल की, तो ये जो चेल, चोर, पांडे, इन सब की राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या रहेंगी? तो वंशानुगत राजतंत्र था, वंशानुगत था। ठीक है। और युद्ध व वीरता का महत्व इसमें बहुत ज्यादा था। यवन यानी रोमन से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। रोमन सिक्कों की प्राप्ति यहाँ से हुई है। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे राजनीतिक विशेषताओं में। फिर नेक्स्ट हम अगर संगम साहित्य को देखेंगे तो कुछ कुछ संगम साहित्य को हम देख लेते हैं। जैसे तोल्कापियम। तोल्कापियम इसके रचनाकार कौन है? तो ये तोल्कापियर इसके रचनाकार हैं। ये सब हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है कौन? तोल्कापियम। ये समाज, राजनीति और प्रेम संबंधी उल्लेख करता है, तो ये हमने देख लिया तोल्कापियम। नेक्स्ट है तिरक्कुरल। तिरक्कुरल जो है ये इसके रचनाकार हैं थिरुवल्लुर। ठीक है। इसमें 1303 दोहे हैं और इस तिरुक्कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, दक्षिण का वेद कहा जाता है इस तरीके से। इसके अतिरिक्त शिल्पाधिकारम, मणिमेखले आदि रचनाएं हुई। इसके अतिरिक्त अलवार संतों का एक काव्य संग्रह था। अलवार संत कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। इन्होंने नलइरा दिव्य प्रबंधम नाम का एक काव्य संग्रह लिखा था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के या संगम के 5 साहित्य भी हैं, तो उसमें ये आपका शिल्पाधिकारम भी आता है, मणिमेखला भी आता है। इसके अतिरिक्त जीवक चिंतामणि आता है, ठीक है, वलयमपति आता है और कुंडल केसी आता है। ठीक है। तो शिल्पाधिकारम इलांगो आडिगल द्वारा रचित है। कोलवन और कन्नगी की प्रेम कथा है इसमें। मणिमेखला शीतले सत्यनाथ द्वारा रचित है। ये एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। जीवक चिंतामणि ये तिरुदत्त देवर, अजीब टाइप का नाम है, इसके द्वारा रचित है और जैन धर्म से रिलेटेड है। फिलहाल इतना भी याद रखेंगे कि जीवक चिंतामणि जैन, मणिमेखला बौद्ध और शिल्पाधिकारम कोवलन और कन्नगी की प्रेम कथा है। तो ये कुछ पंच महाकाव्य हैं। इन सब बातों का जिक्र करोगे आप अगर आपसे संगम साहित्य, दक्षिण के साहित्य पे क्वेश्चन पूछेगा। अब ये जो साहित्य होता था संगम का, इसकी विषय वस्तु क्या होती थी? तो इसकी विषय वस्तु को आप 2 भागों में बांटोगे, एक निजी जीवन से रिलेटेड और एक सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड। तो निजी जीवन से रिलेटेड जो चीजें होती थी उसमें प्रेम दिखाया जाता था, भावनाएं दिखाई जाती थी, नारी की स्थिति को दिखाया जाता था, इसको आकम कहा जाता है। सार्वजनिक जीवन में युद्ध को दिखाया जाता था, दानशीलता को, वीरता को, इन सबको दिखाया जाता था। ठीक है। सार्वजनिक जीवन को दक्षिण में पूरम लिखा गया है।
अब हम देखेंगे संगमकालीन समाज। तो अगर ये आपसे पूछ ले कि संगम काल का समाज कैसा था, तो इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। एक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, दूसरा अर्थव्यवस्था कैसी थी, और तीसरा धर्म कैसा था। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या लिखोगे कि वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर नहीं थी, यहाँ पे एरो नीचे मतलब अधिक कठोर नहीं थी। पेशा जो था वो कर्म आधारित विभाजन पर था। पेशा या कर्म जो है आधारित विभाजन था, ठीक है। यानी कि अगर आप तुलना करोगे तो मैंने लिख भी दिया, ऋग्वैदिक काल का जो समय था, उत्तर वैदिक की बात नहीं हो रही, ऋग्वैदिक काल का समय लगभग उससे आप तुलना कर सकते हो कि लगभग चीजें अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। तो और ये जो पेशा था वो कर्म आधारित विभाजन था, ठीक है। स्त्री जो थी वो स्वतंत्र स्थिति की स्त्री की स्थिति यानी कि अच्छी थी, ठीक है। कृषि की बात करें अर्थव्यवस्था की, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। समुद्री व्यापार होता था, रोमन सिक्के मिले हैं यहाँ पे, और मोती उद्योग बहुत फेमस था। तो ये 3 पॉइंट अर्थव्यवस्था में लिखोगे। धर्म में मुरुगन, शिव और विष्णु की पूजा होती थी, प्रकृति की भी पूजा होती थी, और जैन और बौद्ध का भी प्रभाव था। तो ये कुछ बातें आप लिखोगे धर्म में। तो ये हो गया संगमकालीन समाज। अब अगर संगम साहित्य या संगम काल का प्रभाव या महत्व पूछे तो क्या लिख सकते हो, तो इसको हमने सेगमेंट वाइज बांट दिया। जैसे राजनीतिक अगर प्रभाव पूछे तो दक्षिण भारत के प्रारंभिक राज्यों की जानकारी हमें संगम काल से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। सामाजिक अगर योगदान या महत्व पूछे तो स्त्रियों, विवाह या वीरता पर विवरण प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से देखें तो रोमन व्यापार, बंदरगाह वगैरह की जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक रूप से देखें तो तमिल पहचान की आधारशिला रहे हैं ये सब। तो ये कुछ आप लिख सकते हो। और फिर हम लास्ट में दक्षिण का बारे में ये निष्कर्ष लिख सकते हैं टू द पॉइंट कि निष्कर्षतः संगम साहित्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्राचीन व समृद्ध अंग है। यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत का इतिहास समानांतर रूप से विकसित हुआ और अत्यंत उन्नत सामाजिक आर्थिक संरचना भी रखता है। तो इस तरह से अच्छा निष्कर्ष आप लिख सकते हो। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक है इस आर्ट एंड कल्चर का, भारत में गुफा स्मारक या फिर गुफा वास्तुकला कला पे अगर क्वेश्चन आता है, केव आर्किटेक्चर पे अगर क्वेश्चन आता है, तो हमने इसमें क्या किया है, एक एक गुफा उठाई और उसके बारे में डिटेल में देख लिया, क्योंकि इन्हीं के बारे में या तो ओवरऑल पूछेगा भारत में गुफा स्मारक, या फिर पूछेगा आपसे कुछ विशेष गुफाओं के बारे में। जैसे अजंता एलोरा पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बाघ की गुफाओं पे आ सकता है, भीमबेटका पे क्वेश्चन आ सकता है, ये सब पूछेगा। बाकी जो है उस पर सेपरेट नहीं पूछेगा, ओवरऑल पूछेगा। तो जिसके बारे में जैसे ज्यादा अगर लिखा इसका मतलब उसको सेपरेट पूछा जा सकता है, कम लिखा मतलब ओवरऑल आप उसका आपको सिर्फ रेफरेंस यूज करना है एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अजंता की गुफाएं। ये कुल इसमें कितनी गुफाएं हैं, कुल इसमें 26 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 4 चैत्य भी हैं, ठीक है। तो चैत्य और विहार होते हैं, तो 26 में से 4 चैत्य हैं और 22 क्या हैं, 22 विहार हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। और ओवरऑल अजंता केवल और केवल बौद्ध से रिलेटेड है, ये बात आप याद रखेंगे। 2वीं ईसा पूर्व से 15वीं ईस्वी तक इसका निर्माण काल रहा है, ठीक है। चैत्य, विहार, मूर्ति, चित्र, ये सब कुछ इसमें पाए गए हैं। और 600 से 700 वर्षों के इसमें चित्र हैं। बुद्ध, यशोधरा व राहुल के चित्र हैं, जातक कथाएं भी इसमें वर्णित हैं। चित्रित छत है इसकी, पद्मपाणि व वज्रपाणि के चित्र हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर शासकों के संरक्षण की बात करें तो शुंग, सातवाहन, वाकाटक में विशेषतः हरिशेन, इन सब का संरक्षण इसको मिला है। 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया। और बौद्ध धर्म में भी महायान जो शाखा थी उससे संबंधित ये ज्यादा है, ठीक है। ये कुछ आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये बुद्ध की प्रतिमा इसी अजंता में है, ठीक है। ये इसकी छत वगैरह है, और मतलब ये अजंता है, इसके अंदर से चित्र लगा दिया है मैंने। नेक्स्ट देखेंगे एलोरा, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये 6 AD से 10 AD तक मतलब इसका कार्यकाल है। इसके संरक्षक देखें तो राष्ट्रकूट व चालुक्य थे। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का ये अच्छा प्रतीक है। कौन, एलोरा। जबकि अजंता क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध से रिलेटेड था। शिल्पकला की बात करें, यह रॉक कट स्कल्पचर हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। रॉक कट स्कल्पचर शिल्पकला का मतलब है शिल्प, अर्थात पत्थर को काट कर बनाई गई है ये गुफा बनाई गई है, ठीक है। और कुछ गुफाओं में भित्ति चित्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर विशेषताएं देखें इसी एलोरा की, तो चित्रों के अवशेष गुफा नंबर 16 से मिले हैं। ये गुफा नंबर 16 क्या है, ये कैलाश मंदिर है। एलोरा के कैलाश मंदिर आपने नाम सुना होगा, ये इसी गुफा नंबर 16 को कहते हैं। कुछ जैन गुफाएं भी यहाँ पे हैं। देवी देवता विषय की बात करें तो देवी देवता, तीर्थंकर, पौराणिक दृश्य सब कुछ है। शैली में गुप्तोत्तरकालीन प्रभाव है, रेखांकन सरल है और रंगों का सीमित प्रयोग किया गया है। कैलाश मंदिर की बात करें जो कि स्पेशली 16 नंबर गुफा को कहते हैं,
ये एकाश्म मंदिर है, यानी कि एक ही चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित है। रामायण और महाभारत के दृश्य इस पर उकेरे गए हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखेंगे। नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि एलोरा की चित्रकला अजंता जितनी विकसित और संरचित नहीं है। अजंता बहुत विकसित चित्रकला थी, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे केव की बात नहीं हो रही, चित्रकला की बात हो रही है। चित्रकला अजंता की बहुत विकसित है। नेक्स्ट देखेंगे बाघ की गुफाएं। ये कहाँ है? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। 5th से 6 AD के दौरान इसकी मतलब ये बनाई गई और गुप्त काल, उस समय शासक गुप्त काल चल रहा था। कुल इसमें 9 गुफाएं हैं। बौद्ध भित्ति चित्र और प्रकृति के चित्र ये सब जो है उस पर उकेरे गए हैं। बाघानी नामक मौसमी नदी यहाँ से गुजरती है। सातवाहन काल चट्टानों को काटकर निर्मित किया गया। सातवाहन काल के दौरान चट्टानों को काटकर ये बनाई गई थी। गुफा की बात करें तो गुफा नंबर 4 रंगमहल के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक के साथ साथ लौकिक विषय भी इसके रहे। ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये अजंता से अधिक प्रभावित हैं और मध्य प्रदेश की अजंता इसको कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो गुफाओं में। फिर नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफाएं ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के द्वारा बनाई गई हिंदू गुफा वास्तुकला का प्रारंभिक उदाहरण ये है। विष्णु का बराह अवतार की मूर्ति जो है या शिल्प जो है वो यहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में क्या याद रखना है? इसका स्थान भीमबेटका शैलाश्रय, इसका काल था ये पाषाण काल, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हालांकि हमने इसको यूपी स्पेशल वाले पेपर में डिटेल में पढ़ा है। विश्व की प्राचीनतम शैल चित्रकला है। शिकार, नृत्य, सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया और 2003 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये आप देख सकते हो। ये जो है ये भीमबेटका के चित्र मैंने लगा दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे एलिफेंटा। ये महाराष्ट्र में स्थित है। शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के ये समकालीन है। शिव, भैरव, उमा और अर्धनारीश्वर व गंगाधर शिव की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। कार्ले चैत्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 मतलब 2nd BC में ये बना था। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। हिंदू और जैन से संबंधित है। चालुक्य काल में बनी थी। गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में है। ये स्तूप है। बिहार व गुफाएं सब कुछ इसमें पाई जाती हैं। तो ये कुछ गुफाएं हो गई। लास्ट में सिर्फ इनको हमको एग्जाम्पल के रूप में यूज करना है। ये कुछ मतलब डायग्राम है जो आपके नोट्स में लगा दिए गए हैं। तो जिन लोगों को नोट्स मिल गया उसमें ऑलरेडी मिल गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर कवर होता है। हमने टू द पॉइंट किया है, जल्दी से कवर किया ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो, इधर उधर का भटकाव ना हो। टू द पॉइंट चीजें आप पढ़ लो, देख लो और जाकर के एग्जाम में लिख दो। तो इस क्लास को एंड करते हैं। अब आपको आज ही शाम से शुरुआत हो जाएगी वर्ड हिस्ट्री की। तो मैं 2 से 3 क्लास लूंगा वर्ड हिस्ट्री की और वर्ड हिस्ट्री उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम कल ही से आज वर्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे। कल दिन में वर्ड हिस्ट्री हो जाएगी। फिर कल शाम से हम इंडियन ज्योग्राफी के जो भी आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं वो ज्योग्राफी की शुरुआत करके 2-3 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट करके लगभग हम 18 तक आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम GS2 या 3 पे मूव कर जाएंगे। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी ये सब क्लास टू द पॉइंट आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, कर दिया करो। और बाकी जिसको ये सारे नोट्स चाहिए GS1 से 6 तक तो हमारा मेंस मास्टर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। कैसे ज्वाइन करना है? ये हमारा नंबर है 7007656697। ठीक है, इस नंबर पर जुड़ करके आप लोग जो है आराम से नोट्स वगैरह ले सकते हो और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।